एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि अगर एक इंसान एक आंख के बदले दूसरे इंसान से आंख मांगेगा तो इस तरह से जो पूरी दुनिया है वो अंधी हो जाएगी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी और उनसे जुड़ी उनकी आज़ादी की लड़ाई में योगदान की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में बनाते हैं। आज न केवल महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ बल्कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ। तो आज हम दोनों की जो बायोग्राफी है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में मैं बात करूंगी सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। देखिए, अगर बात करें महात्मा गांधी जी की तो इनका जो मेन मोटिव था इनकी लाइफ का वो था ट्रुथ और साथ में सत्याग्रह, ठीक है ना, अहिंसा। वो हमेशा बोलते थे कि अगर आपको साथ देना है तो हमेशा सत्य का दो और हमेशा अहिंसा के पथ पे चलो। वो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। सत्य और अहिंसा का जो पथ होता है वो सबसे मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो उससे नहीं जुड़ पाते। लेकिन महात्मा गांधी जी को महात्मा इसलिए ही नहीं कहा गया, बल्कि उन्होंने कर्म ऐसे करे कि उनको जो महात्मा है उस नाम से बुलाया जाने लगा। इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में जो सत्य था और जो अहिंसा था उसका पथ नहीं छोड़ा। चाहे इनकी जो लाइफ है वो कितनी भी ज़्यादा हम कहें कि किसी भी मोड़ पे आ गई हो, लेकिन इन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया और हमेशा अहिंसा के मार्ग को चुना। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इनकी डेथ को भी जस्टिफाई करते हैं कि जो नाथूराम गॉडसे हैं उन्होंने सही किया कि गांधी जी को मार दिया। तो देखिए, मैं आपसे इनके बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी बिलीव मत करिए। आपने 4 बात कहीं से सुनी और आप उन्हीं बात को सोच के आप किसी के लिए भी कोई भी इमेज बना रहे हो तो वो बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास अभी भी, जो बहुत सारे जो अलग अलग उस समय के जो हिस्टोरियन हैं, ठीक है ना, राइटर्स हैं, उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। खुद इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने बहुत कुछ मेंशन किया है, जिसमें इन्होंने अपनी अच्छी आदतें और बुरी आदतें इन्होंने दोनों बताई हैं। तो आप पहले उनको पढ़िए, उसके बाद फिर अपनी नज़र में किसी भी इंसान की, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ महात्मा गांधी जी, बल्कि किसी भी इंसान के लिए आप तब कोई इमेज बनाइए। उससे पहले बिल्कुल भी आपने कहीं से कुछ भी सुनी, बातें सुनी, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो करके कुछ भी आपके पास आया और आप मान के बैठे हैं कि नहीं ये इंसान तो ऐसा था। तो इसलिए मैं आज पूरी कोशिश करूँगी कि इस लेक्चर के बाद मैं आपका जो नज़रिया है वो महात्मा गांधी जी के लिए बदल पाऊँ और उसे एक अच्छे रास्ते पर लेकर आ सकूँ। तो इसीलिए आप ये जो लेक्चर है वो पूरा देखिएगा। मैंने इसमें हर चीज़ जो गांधी जी से रिलेटेड है, चाहे उनकी चाइल्डहुड हो, उनके पेरेंट्स हो, उनका एजुकेशन हो, सब कुछ शेयर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप पूरे लेक्चर को बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक देखें और तभी अपनी कोई राय बनाएं महात्मा गांधी जी की ज़िंदगी के ऊपर या उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं उनकी जीवनी की और आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान क्या रहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। तो देखिए, इनका नाम तो वैसे मोहनदास ही था, इनके जो फादर थे उनका नाम करमचंद था। तो इनके फादर के नाम और इनका नाम जोड़ के फिर मोहनदास करमचंद गांधी हमें देखने के लिए मिलता है। इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका गुजरात में पोरबंदर जगह पर इनका जन्म हुआ। इनकी जो डेथ है वो 30 जनवरी 1948 में हुई और डेथ जो इनकी गोली मारने से इनकी डेथ हुई थी, और वो किसने मारी थी, जो नाथूराम गॉडसे थे। फादर इनके करमचंद गांधी थे। इनकी जो माता का नाम था वो पुतलीबाई गांधी था। इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था और इनके 4 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी, जिसमें जिनका पहला बेटा था वो हरीलाल गांधी था, फिर मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। प्रोफेशन की बात करें तो ये लॉयर भी थे, फिर बाद में चल के पॉलिटिशियन बनते हैं, एक्टिविस्ट भी बनते हैं और राइटर भी, क्योंकि इनकी खुद की बुक भी है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद से लिखा है, खुद अपने बारे में सब कुछ बताया है। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जिसमें ये अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, जो इनकी कमियां हैं उसको भी दर्शाते हैं और जिनकी इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में योगदान दिया, जो भी इन्होंने सीखा, सब चीज़ इन्होंने बहुत ही अच्छे से उसमें मैंशन की हुई है। तो अगर कभी भी आपके पास टाइम होता है तो आप उस बुक को बहुत पढ़ना, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा उस बुक से। इन्होंने अपने बारे में इन्होंने कोई बात नहीं छुपाई है इसमें। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बताया है कि शुरुआत में वो भी बहुत ज़्यादा पैट्रियार्क नेचर के थे, है ना। वो उस समय क्या था, उस समय जो वुमेन्स थी उनकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी और ना घर में उनको उस तरह की, हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो गांधी जी ने भी खुद बताया है कि शुरू में मैं भी, जो कस्तूरबा गांधी है जो उनकी वाइफ है, उनके साथ मैं भी थोड़ा वैसे ही बिहेव करता था। मतलब होता है ना कि एक पुरुष में अपने आप को प्रधान दिखाना, तो उस तरह से इन्होंने बताया। लेकिन समय के साथ इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, इनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और ये समझते हैं उस चीज़ को, और फिर आगे चल के ये उन बदलाव को अपना के और एक जो नई चीज़ें हैं वो सोसाइटी को भी सिखलाने की कोशिश करते हैं और खुद भी सीखते हुए चलते हैं। आगे देखते हैं।
महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो इनकी जो फिलॉसफी थी वो नॉन वायलेंट थी। ये हमेशा अहिंसा, जो अहिंसा होती है उसका पाठ पढ़ाते थे, ठीक है ना, कि हमें कभी अहिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा सत्य को बोलना चाहिए और हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। तो वो हमेशा बोलते थे कि जो हिंसा है वो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दे सकती है, उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें सिर्फ मारा मारी होती है, ठीक है। और लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत आ जाती है। तो हमें क्या काम करना है, हमें बिल्कुल हिंसा से दूर रहना है। हमारा जो पथ होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो हमेशा नॉन वायलेंट होना चाहिए और अहिंसा का पथ हमें फॉलो करना है। इसी तरह से इन्होंने पूरे जो उनकी जर्नी रही है उसमें उन्होंने इन दोनों चीज़ को कभी नहीं छोड़ा। मोहनदास जो थे उनको हमेशा जो आगे जो नाम मिला मोहनदास करमचंद गांधी को, जिस नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए वो था महात्मा। हम सब जानते हैं कि उनको महात्मा के नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि हमने शुरुआत में भी महात्मा गांधी मतलब कुछ भी होता है तो हम उनके नाम के आगे महात्मा लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो ये महात्मा जो नाम था ये उन्हें दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कि ना केवल सिर्फ जनता के बीच में बल्कि जो उस समय जो कांग्रेस के जो लीडर थे वो भी इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। आगे चल के इनको फादर ऑफ नेशन के नाम से भी बुलाया जाता है कि ये फादर ऑफ नेशन थे ये, ठीक है। और ये जो नाम है ये देते हैं इनको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, भले ही महात्मा गांधी और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद थे, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा ये बोलते थे कि हमें क्या नहीं करना, हिंसा नहीं करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और वहीं जो सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि हमें मांगनी ही क्यों है इनसे आज़ादी, हमें इनसे छीन लेनी है, ठीक है। हम अपनी एक हिंद फौज बनाएंगे और अपने बल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम उस आज़ादी को छीन लेंगे, हमें इनसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से दोनों के बीच में बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो महात्मा गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, ठीक है। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं तो जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनका जन्म मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर में, जो प्रेजेंट आपका गुजरात में है। और इनके जो फादर थे वो दीवान थे, उस समय चीफ मिनिस्टर को दीवान बोलते थे, तो पोरबंदर के दीवान थे, तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे ये। और इनकी जो मदर थी वो काफ़ी रिलीजियस लेडी थी, तो इसीलिए जो धर्म का जो एक प्रभाव था वो गांधी जी के ऊपर शुरू से ही रहा। इनकी जो माता थी वो भगवान जो विष्णु है उनकी बहुत बड़ी मतलब वो भक्त थी, उनकी पूजा करती थी। और साथ में जो गांधी जी थे वो आगे चल के जो जैन धर्म है उसके कॉन्सेप्ट से भी वो परिचित होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे उनके टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। आगे जो और इम्पॉर्टेंट जो बुक्स होती है, कुरान को भी बोलते हैं कि उन्होंने पढ़ा था, बाइबल को भी पढ़ा था, तो सभी धर्मों को वो बहुत अच्छे से समझते थे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सभी धर्मों का उन पर काफ़ी असर था। सेल्फ डिसिप्लिन थे और हमेशा जैसे मैंने आपसे कहा नॉन वायलेंस। टीनेजर की बात करें तो जो गांधी जी थे ऐसा बोलते हैं कि जैसे गांधी जी को हमने बाद में देखा, शुरू में वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बचपन में वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले थे, ठीक है, और काफ़ी मतलब हम कहेंगे कि थोड़े डरपोक किस्म के इंसान थे वो। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। उनके जो माता पिता होते हैं वो महात्मा गांधी जी की शादी करवा देते हैं और कस्तूरबा गांधी से कराता है। कस्तूरबा गांधी थी वो उनसे उम्र में 1 साल बड़ी थी और गांधी जी 1 साल छोटे थे। दोनों की अरेंज मैरिज थी। और उसके बाद उनको 4 बेटे होते हैं, जिसमें हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी हम कहते हैं कि खुद गांधी जी बताते हैं कि मतलब वो बहुत अच्छी थी और गांधी जी को पहली बार में उनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी भी ऐसी लेडी थी कि जो आखिरी तक गांधी जी का साथ देती हैं। आप खुद सोचिए वो उनके साथ कितना ही रही। पहले भले ही एक छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन फिर भी जब तक वो 17-18 साल के नहीं हो जाते थे तब तक क्या होता था, वो लोग अलग ही रहते थे। उसके बाद गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन करे, तो इसीलिए वो कभी हम कहेंगे कि अपनी फैमिली को उतना टाइम दे ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी जो कस्तूरबा गांधी थी उन्होंने आखिरी दम तक बिल्कुल गांधी जी का साथ दिया और इनकी डेथ हो जाती है 1944 में, ठीक है। तो गांधी जी से 4 साल पहले इनकी डेथ हो जाती है और तब तक ये गांधी जी का हर चीज़ में बहुत अच्छे से साथ देती हैं और गांधी जी भी इनको बहुत मानते थे और ये भी गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट करती थी। एजुकेशन की बात करें तो वैसे तो गांधी जी इंटरेस्टेड थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनके फादर चाहते थे कि वो किसी लीगल प्रोफेशन में जाएं, जिससे कि आगे चल के उनको गवर्नमेंट में कोई जॉब मिल जाए। जैसे कि उनके फादर खुद चीफ मिनिस्टर थे, दीवान थे, तो इसीलिए वो उनको पढ़ने के लिए भेज देते हैं इंग्लैंड। वहाँ पर जो इनर टेम्पल नाम का जो कॉलेज होता है वहाँ से जो गांधी जी होते हैं 1888 में क्या करते हैं, वो वहाँ से जो लॉ की जो डिग्री होती है उसको पढ़ने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहता है इनका शुरुआत में, क्योंकि सुनने में आसान लगता है। पहले जो इंडियंस थे उनको ना तो यहाँ भारत में इतनी इज्जत मिलती थी और जब वो विदेश भी जाते थे तो उनके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि एक तो उनके कलर की बेसिस पे उनको बड़ा जज किया जाता था। आगे चल के फिर जो लोग यहाँ से वेजिटेरियन थे उनको वहाँ खाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ नॉन वेज होता था, रहने में दिक्कत होती थी। तो इसीलिए इनकी जो शुरुआत की जो लाइफ थी उसमें ढलने में इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। तो एक जो हम कह सकते हैं इन्हीं को नहीं कि जो भी यहाँ से जाता था उसको अपना कल्चर एकदम चेंज मिलता था वहाँ पर जा
जाकर। फिर जो इनकी माता थी वो जाने से पहले इनसे 3 प्रॉमिसेस करवाती हैं, और वो जो प्रॉमिस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें इनकी माता को लगता है कि कहीं उनका बेटा वहाँ जाके बदल ना जाए। एक ना ऐसी कहानी भी है कि गांधी जी का कोई दोस्त था, जब वो भारत में ही पढ़ रहे थे, वो बच्चे थे, तो उनका एक क्लास में एक दोस्त था उनका, वो ऐसा बच्चा था कि उसमें सारी बुरी आदतें थी। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको सुधारूंगा और मैं इसके साथ रहता हूँ और इसको सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन होता क्या है कि गांधी जी उसको क्या सिखाते, बल्कि वही गांधी जी को सारी उल्टी आदतें सिखा देता है। सिगरेट तो नहीं चलती थी, वो बीड़ी चलती थी, बीड़ी भी पीना, ठीक है, नॉन वेज खाना, वो सब चीज़ें जितनी भी बुरी आदतें हो सकती थी गांधी जी से उसे सिखा देते, मतलब सिखा दिया उसने गांधी जी को। तो यहाँ पर अब जैसे उनके पिताजी को ये बात पता चली, तो उनकी जो पिताजी और माता जी होते हैं वो उनसे को समझाते हैं फिर, और वो उनसे कहते हैं कि प्रॉमिस करो अब तुम दोबारा ये सारे काम नहीं करोगे। वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि उनकी माता को तो पहले से ही चिंता थी कि वो पहली बार एक बुरी लत में फंस चुका था, अब तो वो दूसरी बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो जैसे उनको पता चला कि उनके जो फादर हैं वो उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज रहे हैं गांधी जी को, तो उनकी जो माता होती है वो उनसे 3 प्रोमिस लेती हैं कि एक तो तुम वाइन नहीं पियोगे, एक वहाँ पर जाके तुम किसी दूसरी औरत की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे, और तीसरा तुम वहाँ पर मीट नहीं खाओगे। तो गांधी जी उनको प्रॉमिस कर देते हैं। तो देखिए, किसी वुमेन के करीब जाना ये तो चलो वो कर सकते थे, ईजी था उनके लिए, लेकिन वाइन ना पीना ये उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि फॉरेन में ऐसा होता है कि वहाँ पर जब भी कोई फंक्शन होता था, कोई भी इवेंट होता था, तो वहाँ पर जो वाइन है वो सब फ्रेंड्स एक दूसरे को ऑफर करते थे, और उस समय अगर गांधी जी मना करते थे तो वो उनको बड़ी ही वैसी निगाहों से देखते थे कि बड़े ही कंजर्वेटिव टाइप का इंसान है। और जो मीट है, वहाँ पर सब लोग नॉन वेज जो खाते थे, ठीक है, तो वहाँ पर जो वेज खाना है वो तो कभी कभी मिलता भी नहीं था, तो इस वजह से जो गांधी जी थे कभी कभी तो उनको भूखा ही सोना पड़ता था। तो इसीलिए ये 2 चीज़ें उनके लिए बड़ी मुश्किल रही, उनकी जो लाइफ को बड़ा मुश्किल बना दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो मदर है उनकी बात को माना और उनके तीनों प्रोमिस को बहुत अच्छे से निभाया। उसके बाद देखिए होता क्या है, 1891 में जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी होती है, जो गांधी जी होते हैं वो वापस भारत आ जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि उनके आने से कुछ हफ्ते पहले ही जो उनकी मदर है उनकी डेथ हो गई। तो देखिए बहुत ही उनके लिए हम कहेंगे कि ये दुख वाला टाइम था, क्योंकि वो अपनी माता से, पुतली बाई से बहुत ज़्यादा अटैच थे। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और जो सब चीज़ें होती हैं उन सबको भूल के और वो अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान देते हैं। जी, वो क्या थे, अब लॉयर थे। लेकिन शुरुआत में जो कोर्ट रूम केस होते हैं उसमें गांधी जी को कोई भी ज़्यादा हम कहेंगे उनको कुछ भी उनका अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, हम मैंने आपको बताया, वो बहुत ज़्यादा शाय नेचर के थे। तो जैसे ही वो कोर्ट रूम में जाते थे वो वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाते थे, फिर सब लोग उन पर हंसने लग जाते थे। तो इसीलिए जो उनका करियर था एज अ लॉयर वो ज़्यादा अच्छा नहीं चला। ही इमीजिएटली फ्लैड द कोर्ट रूम आफ्टर। देखो होता क्या था कि जैसे ही पहली बात तो कोई केस फेस उन पर आता नहीं था, क्योंकि लोगों को देखने में लगते थे कि वो बहुत शाय हैं, और फिर अगर वो चले भी जाते थे तो उनको मतलब वहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे, और ये जो चीज़ें होती हैं उनकी वीकनेस बन जाती है, इसलिए उनका जो करियर है यहाँ पर वो लॉयर वाला तो चौपट हो जाता है। अब आगे क्या होता है, यहीं के एक दीवान होते हैं भारत में, ठीक है, वो उनका कुछ काम चल रहा होता है साउथ अफ्रीका में। तो वो गांधी जी को अप्रोच करते हैं कि आप 1 साल के लिए यहाँ साउथ अफ्रीका में आ जाइए 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे, और हमें लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करिए साउथ अफ्रीका के अंदर। अब गांधी जी का तो वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं चल रहा था, तो गांधी जी चले जाते हैं वहाँ पर, और जैसे ही वो अपनी वहाँ पर जाते हैं तो साउथ अफ्रीका में एक डरबन नाम का जगह होती है, ठीक है, वहाँ पर चले जाते हैं, और वहाँ पर फिर वो उनके लिए कुछ टाइम तक काम करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब वो वहाँ पर जा रहे होते हैं तो उनके साथ ना एक बड़ा, हम कहेंगे एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उनकी लाइफ को ना चेंज कर देता है। हम कहेंगे यहाँ पर पहली बार उन्होंने देखा कि भेदभाव जैसी चीज़ क्या होती है। वो एक ऐसी ट्रेन में बैठ जाते हैं, जो ट्रेन का जो हम कह सकते हैं वो जो बुक होता है, वो पूरा डब्बा वो उनके लिए होता है जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए होता है वो। अब उसमें कौन बैठ जाता है, गांधी जी बैठ जाते हैं। अब जैसे ही उन गोरों को पता चलती है ये बात कि ये तो इंडियन है, और उनके कलर को देख के वो तो जज कर लेते हैं कि तो भारतीय है, ठीक है, तो वो क्योंकि वहाँ पर उस समय साउथ अफ्रीका में ये ब्लैक और वाइट के बीच में बड़े भेदभाव चल रहे थे, वो गांधी जी को फोर्सफुली उस ट्रेन में से धक्का मार देता है, बाहर गिरा देते हैं। गांधी जी ने पहली बार इस चीज़ को फील किया था, मतलब ये जो इतना जो इंसल्टिंग जो चीज़ थी ये पहली बार फील की थी, तो उन्हें मतलब अब उन्होंने मन बना लिया था कि कुछ तो करना है, इस चीज़ को मुझे कैसे ना कैसे तो रोकना है, क्योंकि पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ था जब वो वहां पर जा रहे थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना। अब देखिए यही वो इस तरह की जो मूवी का सीन है ये, तो खैर, तो यहाँ पर पहली बार उनको ऐसा फील होता है कि मतलब ये चीज़ बहुत खराब हुई है, जो मतलब उन्होंने सोचा कि अगर मुझे इतना खराब लग रहा है तो जो यहाँ पर रह रहे, जो सालों से जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको कैसा लग रहा होगा। तो यहीं पर ही पहली बार उन्होंने जो कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का वो डेवलप हुआ उनके दिमाग में कि सत्याग्रह की जाएगी इसके खिलाफ, और वो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट कैसा होगा, वो सिर्फ ट्रुथ पर और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल भी ही चलेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और उन्होंने फिर क्या करा, धीरे धीरे उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू करा और अपने सत्याग्रह में लोगों को खड़ा करना शुरू करा। तो कहीं ना कहीं जो एक लाइफ चेंजिंग हम कहेंगे जो इंसिडेंट था इनकी लाइफ का वो यही था।
नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस, इसमें गांधी जी ने क्या करा, अपने आप को तैयार किया, ठीक है। और वो तैयार किस लिए किया, ये सिविल डिसओबीडियंस किस लिए तैयार हुआ, पूरी तरह से एक तो ये नॉन वायलेंट था, कोई हिंसा नहीं थी इसमें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बहुत ही शांति से रहा। और ये कलर के बेसिस पे था, क्योंकि उस समय वहां पर कलर का, मैंने जैसे कि आपको बताया, बहुत भेदभाव था। जो गोरे थे वो अपने आप को ये समझते थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनका कलर फेयर होता है, वो सोचते थे कि हमारा कलर फेयर इसीलिए क्योंकि हम सुपीरियर हैं, और हमें सुपीरियर बनाया ही इसलिए गया है ऊपर वाले ने, क्योंकि हमें तो तुम पे रूल करना है। अब तुम काले इसलिए हो कि क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम ना रूल करो या तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिले, हमें बनाया सुपीरियर। तो ऐसी उनकी सोच थी, तो इस सोच को गांधी जी ने बिल्कुल मन बना लिया था। उस रात ने उनका ना जो जीवन था वो पूरी तरह से बदल दिया था, और उन्होंने समझ लिया था कि मैं ये जो कलर का जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकूंगा यहाँ से। और ऐसा होता भी है, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एक नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं 1894 में, और वो इसीलिए बनाते हैं कि जिससे कि वो इस डिस्क्रिमिनेशन से फाइट कर सके। सत्याग्रह का जो इनका कॉन्सेप्ट था वो पूरा ऐसा था कि इसमें लोगों को उन्हें हिम्मत देनी है, सबसे ज़्यादा नॉन वायलेंस रखना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और सिर्फ सत्य का साथ देना है, सच का साथ देना है। उनके लिए वही सत्याग्रह था। वो मानते थे कि जो लोगों का जो बिहेव है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो कुछ अचीव करना चाहते हैं। उनका बेसिकली मानना ये था कि अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हो तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, उससे सिर्फ क्या होगा, आप लोगों में मारा मारी होगी, आपका अपना सबका ही खुद का नुकसान होगा। आप और क्या होगा, उस टाइम पे क्या करते थे जो ब्रिटिशर्स थे, अगर आप आंदोलन कर भी रहे हो, अगर वो आंदोलन आपका वायलेंट हो जाता है तो वो लोग तो आते थे, वो तो लाठीचार्ज कर दिया करते थे और डाल देते थे फिर जेल में। तो इसलिए उस चीज़ में जो गांधी जी थे वो बिलीव नहीं करते थे। सत्याग्रह को उन्होंने करा, हमेशा उन्होंने बहुत प्रमोट करा सत्याग्रह को, लेकिन हमेशा यही कहा कि वो नॉन वायलेंट होगा, ठीक है ना, कोई हिंसा नहीं होगी उसमें, ठीक है। और पूरी तरह से जो सारे मेथड है, पॉलिटिकल, सोशल गोल, वो सब कुछ उससे उन्होंने ऑब्टेन भी करा। आगे चल के हम सारे उनके काम देखेंगे किस तरह से उन्होंने सत्याग्रह बिना हिंसा करे उन्होंने बहुत सारे आंदोलन को जीता भी और ब्रिटिशर्स से बहुत सारी बात मनवाई। अब जब गांधी जी वहाँ पर सत्याग्रह शुरू कर देते हैं साउथ अफ्रीका में, आगे चल के उनको उसमें सक्सेस भी मिलती है। और 1913 में होता क्या है, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, बहुत सारे इंडियंस को जेल में डाल देती है शुरुआत में तो, और गांधी जी को भी डाल देती है। लेकिन फिर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है सत्याग्रह का, और जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है, गांधी जी के साथ नेगोशिएशन करके वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, और बहुत सारे जो हिंदू राइट्स होते हैं वो उस समय वहाँ पर रह रहे लोगों को मिल जाते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिजेस। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, देखिए जो साउथ अफ्रीका उस समय ऐसा नहीं था जैसे हमें अब मैप में दिखता है, वो पूरा हम उसे साउथ अफ्रीका कंसीडर करते हैं। उस समय पूरे हम कहेंगे कि पूरे साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश रूल नहीं था, बल्कि कहीं पर पुर्तगाल था, कहीं पर फ्रेंच का रूल था, कहीं पे ब्रिटेन का था, लेकिन ज़्यादा ब्रिटेन का था, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने हिंदू मैरिज को वो मानते ही नहीं थे, जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जैसे शादी की जाती है उसको वो इलीगल मानते थे, ठीक है। और साथ में पोल टैक्स भी लेते थे इंडियन से। तो गांधी जी ने कहा कि आप पहले तो जो हिंदू मैरिजेस हैं उनको लीगल मानोगे, कि है ना, आप उनको मानोगे कि हाँ उनकी शादी हो गई है, ठीक है ना, लीगली आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, और जो पोल टैक्स है इंडियंस पे आप उसको अबॉलिश करोगे। तो बाद में ये दोनों ही चीज़ें, मतलब जो सत्याग्रह है उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पे कि वो उनकी जो रिकॉग्निशन कर लेती है हिंदू मैरिज की भी, और साथ में जो पोल टैक्स है उसको अबॉलिश कर देती है। अब महात्मा गांधी जी वापस आते हैं इंडिया। देखिए इंडिया वो खुद नहीं आए थे, एक्चुअली उनको जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो एक मैसेज कन्वे करवाते हैं CF एंड्रूज के थ्रू, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे। उनसे कहा था कि जाके गांधी जी को इंडिया में वापस लेकर आओ, और जो गांधी जी होते हैं वो भारत वापस भी आते हैं 9 जनवरी 1915 को, और इसे ही हम 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और वो बॉम्बे में आते हैं। वो उनकी जो इंटरनेशनल जो रेपुटेशन थी वो बन चुकी थी, क्योंकि जिस समय वो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे सत्याग्रह कर रहे थे वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो उनकी इतनी, तो हम कह सकते हैं कि उनको इतनी रिकॉग्निशन तो मिल गई थी कि हाँ लोग उन्हें जानते थे। आते हैं तो जो गांधी जी होते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते थे, ठीक है ना, बहुत सारे जैसे कि जो इंडियन इशू हैं, पॉलिटिक्स हैं, और जो इंडिया के लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं वो गांधी जी से बोलते हैं कि अभी आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको पूरे देश घूमना है, जो भारत है उसको पूरा घूमना है, लोगों की कंडीशन देखनी है, हर जगह की आपको सोशल पॉलिटिकल पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि देश में आखिर चल क्या रहा है। तो आप कम से कम 1 साल तक यहाँ पर घूमो, ठीक है, और लोगों को जानने की कोशिश करो कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरह से हम आगे चल के कुछ भी अगर हम करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ तो वो हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा। जो गवर्नमेंट होती है इंडिया की वो क्या करती है, जो वो जो लोग हैं उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, गांधी जी के ऑनर में उनको ज्वाइन वगैरह करती है। और 1915 में मैंने आपको बताया नहीं है अभी, लेकिन 1915 में जो केसरी हिंद भी दिया जाता है, ठीक है, जो वो होता है एक तरह का ये टाइटल होता है, ठीक है, केसरी हिंद, वो गांधी जी को दिया जाता है। अब देखिए 1915 में ये क्यों दिया गया, क्योंकि 1914 में क्या होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है।
अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया के जो बहुत सारे लीडर्स होते हैं वो खिलाफ होते हैं कि हम जो इंडियंस हैं कोई भी ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं करेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन जो गांधी जी होते हैं उनका ये मानना था कि भले ही हम दोनों में, ब्रिटेन और हम में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, लेकिन एक पुराना रिश्ता सा बन चुका है और उसके चलते हमें जो ब्रिटेन है उनकी हेल्प करनी चाहिए। और शायद अगर हम उनकी हेल्प करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो क्या होगा, आगे चल के वो हमारी मानेंगे। अगर हम उनसे कहेंगे अपने राइट्स के बारे में तो वो हमारी भी सुनेंगे। इसीलिए जो गांधी जी के कहने पर जो बहुत सारे जो लोग थे वो आगे चल के फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी मदद करते हैं ब्रिटेन की। और ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता था तो वो इसी वजह से जीता था क्योंकि जो भारतीय जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल उनका साथ दिया था अच्छे से। तो इसीलिए 1915 में क्या होता है, जब किंग का बर्थडे होता है जो कि ग्रेट ब्रिटेन का होता है, तो वो अपने जन्मदिन पर जो महात्मा गांधी जी होते हैं उनको केसरी हिंद की उपाधि देता है। ठीक है, अब देखिए जो शुरुआत में जो गांधी जी हैं वो थोड़ा ना पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो उनको मना कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अभी कुछ टाइम हुआ ही था आने में और उन्होंने आते ही गांधी जी ने जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनको ना अपना मेंटोर मान लिया था, अपना गुरु मान लिया था। लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी जो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं उनकी बीमार पड़ जाते हैं वो और उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर भी गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि वो अभी उन्होंने उनको गुरु माना ही था, वो ज़्यादा चीज़ें उनके सपोर्ट में ले भी नहीं पाए थे, सीख भी नहीं पाए थे और उससे पहले वो उनको खो देते हैं। लेकिन फिर भी जो गांधी जी होते हैं वो बिल्कुल हार नहीं मानते हैं और अपनी जो कोशिशें होती हैं, अपनी जो हम कह सकते हैं सोसाइटी को जो जोड़ना, वो चाहते थे कि सब लोग मिलकर फिर कुछ आंदोलन वगैरह करें, उस चीज़ पे वो चलते रहते हैं। इनकी जो लाइफ थी गांधी जी की, अब सबसे पहले ये सोचते हैं, वो भारत आ तो गए थे, सबसे पहले वो अपने रहने की व्यवस्था करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोचरम नाम का एक विलेज होता है अहमदाबाद में, वो सबसे पहले वहाँ पर एक आश्रम बनाते हैं। आगे चल के फिर वो एक और आश्रम बनाते हैं, वो हम सभी जानते हैं, जो रिवर साबरमती है उसके किनारे साबरमती आश्रम बनाते हैं। लेकिन शुरू में वो कोचरम विलेज होता है अहमदाबाद का, वहाँ पर बनाते हैं। जो आश्रम में किसी को किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया जाता था, उनसे ऐसा कोई, हम कह सकते हैं कि भले ही जो महात्मा गांधी थे वो हिंदू थे, लेकिन आश्रम में रहने वाले किसी भी इंसान के ऊपर कोई किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि ये उसको रिचुअल करना है, ये नहीं करना है। बहुत ही सिंपल लाइफ के तौर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ आश्रम में जी है और जो दूसरे लोग थे उनको भी वैसे ही जीने दिया है। बस उनका अगर कुछ भी था कि आश्रम को कैसे चलाना है, चाहे देश को कैसे चलाना है, लेकिन हमेशा कैसे, सत्य और अहिंसा के बल पर। ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें थी उनकी, मतलब जो उनकी ये आश्रम था, इसमें ना केवल सिर्फ जो भारतीय लोग थे वो आते थे, बल्कि जो विदेशी लोग थे जो गांधी जी की टीचिंग्स को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे या उनसे कुछ सीखने की इच्छा रखते थे, वो भी इस आश्रम में रह के रुक के जाते थे। किसी भी तरह के जो अनटचेबल्स है, जिनको सोसाइटी ने बिल्कुल साइड कर रखा था, उनको भी पूरी परमिशन थी कि वो यहाँ पर आके रह सकते हैं। गांधी जी की एक वो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रखी है कि वो मानते थे कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा और आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो समझो खुद भगवान आपके पास आएंगे आपकी मदद करने के लिए। और ऐसा वो बताते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी में ऐसा 2 बार होता है। उनमें से एक मैं इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि जब उन्होंने ये साबरमती आश्रम बनाया तो इसमें उन्होंने सब लोगों के लिए बोला कि कोई भी आके रह सकता है। तो देखिए, जब वो अनटचेबल्स को अलाउ कर देते हैं कि वो भी इस आश्रम में रह सकते हैं, तो उस समय जो भी जो लोग थे जो फंडिंग कर रहे थे उस आश्रम की, उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, इनको तो मतलब हमने जो, क्योंकि अनटचेबल्स का मतलब ये था कि जिनको सोसाइटी से एकदम कट ऑफ कर दिया कि ना उनको किसी ऐसी जगह आने ही नहीं दिया जाना। लेकिन गांधी जी की नज़र में वो भी बराबर थे, गांधी जी उनको भी परमिशन देते हैं आश्रम में आने की। तो इस वजह से क्या होता है, जो बाकी जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, दूसरी जो कास्ट वगैरह के होते हैं, वो जो फंडिंग है उसको बंद कर देते हैं। और इस वजह से साबरमती जो आश्रम होता है उसमें सिर्फ ये होता है कि सिर्फ आज का खाना बचा है, आप ये नहीं पता कल को क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से खाएंगे। और गांधी जी इसी दुविधा में बैठे हुए थे और बहुत परेशान थे। तो गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि तभी सामने से कोई एक कार आकर रुकती है और उसमें एक बहुत ही सूट वूट वाला आदमी बैठा होता है और वो गांधी जी को कुछ पैसे देकर जाता है। उसके बाद कभी भी गांधी जी उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में फिर नहीं देखते और उनको पता भी नहीं होता वो कौन होता है। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि पहली बार उनको भरोसा हुआ था कि हाँ, जो भगवान हैं वो होते हैं। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे वो आपको आपकी हेल्प भी करेंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप सत्य की राह पर हो, ठीक है, तो वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो इस तरह से वो बताते हैं। तो इनका जो आश्रम था, सबसे पहले उस आश्रम को शुरू करते हैं और वहाँ पर हर तरह के जो लोग होते हैं वो शरण लेने के लिए आते हैं। जो साबरमती जो आश्रम होता है वो उसको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखा जाता था। जो लोग थे वो अपने ज़्यादा सारे काम खुद करते थे। जो गांधी जी थे उनको भी कोई वहाँ पर ऐसा नहीं था कि उनके लिए वहाँ पर कोई नौकर लगे हुए थे, वो बहुत अच्छे से अपने काम करते थे। ठीक है, साथ में जो गांधी थे, जो कस्तूरबा गांधी थी, वो भी उन्हीं के साथ रहती थी। उनके जो बच्चे वगैरह हैं, मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उनके खुद के बच्चे भी, और जो अमेरिका यूरोप की जो सोसाइटी सॉरी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ के जो लोग थे वो भी उनकी टीचिंग्स को लेने के लिए वहाँ पर आते थे। कुछ बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर भी उनके आश्रम में हमें मिलते हैं। ये उस समय का साबरमती आश्रम है जो शुरुआत में ऐसा है। हालांकि आश्रम तो ये अभी भी है, तो इस तरह से, लेकिन जो उसकी नींव थी वो उस तरह से पड़ी थी।
अगर हम रोल की बात करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या रोल था, अगर इनके रोल की बात करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो गांधी जी थे उनका क्या रोल रहा, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गांधी जी थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट किया था ब्रिटेन की, कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी का क्या मानना था कि भले ही जो भारतीय हैं, जो इंग्लिश मैन है, उनके स्टेटस में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी उनका ऐसा मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें स्लेवरी को रिमूव करना है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम उनकी मदद करेंगे तो कल को शायद वो भी इस बात से इंप्रेस होकर हमारी मदद करेंगे। तो इसीलिए जो गांधी जी थे उन्होंने लोगों से कहा कि वो ब्रिटेन को सपोर्ट करें, और वो जो लोग हैं वो उनको, जो भारतीय जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर उन्होंने किया भी। ठीक है, तो आगे चल के फिर होता क्या है, जो लोग थे वो पूरी तरह से उनका साथ देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इंडिया की जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, गांधी जी के कहने पे 13 लाख इंडियन सोल्जर लड़े थे, ठीक है ना, एलाइज के लिए। एलाइज कौन थे? जो ब्रिटेन थे, ठीक है। उसमें यूरोप, मेडिटेरियन, मिडल ईस्ट, ठीक है। तो ये जो सारे जो उस समय जिनमें लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पूरी जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, तो इंडिया पूरा सपोर्ट देता है, जिसमें मोर देन 70,000 ऑफ द इंडियन सोल्जर हु सर्व ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लॉस्ट देयर लाइफ। 70,000 लोगों ने अपनी लाइफ खो दी थी, ठीक है ना, उसमें मारे गए थे। जब जो इंडियन सोल्जर्स थे, जब उन्होंने साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसमें कम से कम 70,000 लोग थे, और आपको पता है उसी की याद में इंडिया गेट को बनवाया गया था, जो ये 70,000 लोगों ने अपनी जान खोई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन इसके बावजूद भी बदले में हमें कोई, हम कहेंगे कि कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। जो ब्रिटेन वाले होते हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे याद रखते हैं, और उसके बाद वो अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं। गांधी जी की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस में गांधी जी को फिट होने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उस समय आप ये देखिए, क्योंकि जो गांधी जी थे उनकी फ़िलॉसफी अलग थी, और जो वहाँ पर कांग्रेस लीडर थे उनकी फ़िलॉसफी अलग थी। और यहाँ तक तो क्या हो गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आ चुके थे। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई थी, दो हम कहेंगे सेक्ट में उसको डिवाइड हो गया था। एक था मॉडरेट का, जो सब कुछ शांति से करना चाहते थे, और एक था एक्सट्रीमिस्ट, जो वो थे कि जो चाहते थे कि बस कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, हम क्यों बैठे हैं लोगों के भरोसे, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रांति करके जो फ्रीडम है उसको ले लेना चाहिए। अब जो गांधी जी थे वो तो बिल्कुल ही अहिंसा के पद पे थे, है ना, वो तो चाहते ही नहीं थे कि थोड़ा बहुत भी हो। तो जो गांधी जी के जो थॉट थे वो कहीं ना कहीं तो मॉडरेट्स को भी लगते थे कि ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और आप खुद सोचिए, अगर मॉडरेट्स को ऐसा लग रहा है तो एक्सट्रीमिस्ट को कैसा लगता होगा। तो इसीलिए गांधी जी यहाँ पर कांग्रेस में फिट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें थी वो चल रही थी। अभी उसी बीच में जो लखनऊ पैक्ट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडियन मुस्लिम के बीच में, ये सब चीज़ें हम अच्छे से तब पढ़ेंगे जब मैं आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगी। आज बेसिकली हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा चीज़ें उनसे रिलेटेड ही देखेंगे। अब देखिए, शुरू में जब गांधी जी यहाँ पर आए तो माना कि वो इंटरनेशनली एक पर्सनालिटी बन चुके थे, लोग उनको पहचानते थे, लेकिन अब भारत में आके लोगों को उन पर भरोसा कैसे हुआ। आप खुद सोचिए, आज भी अगर हम देखते हैं तो राष्ट्र के नाम पे हम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जोड़ सकते, लेकिन उस समय गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा तो राष्ट्र के नाम पे उन्होंने इतने सारे लोगों को जोड़ दिया, जबकि उस समय लोगों को राष्ट्र का मतलब तक नहीं पता था कि पूरा देश क्या है, क्योंकि कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर आ जाते थे कुछ स्टेट, कुछ अपना अलग ही प्रिंसेस जो जो प्रिंसेस प्रोविंसेस थी वहाँ पर चल रहा था, जहाँ पर किंग वगैरह का रोल होता था। तो इसीलिए कुछ राष्ट्र जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको सोचिए कि महात्मा गांधी कितने कमाल के इंसान रहे होंगे, उन्होंने इतनी बड़ी जो लोग थे उसको इतने बड़े लार्ज स्केल पर जोड़ दिया। फिर भी अब तो ये होता है कि अगर आप हाँ धर्म के नाम पे कहोगे तो लोग ज़रूर जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, या फिर आप ये कहोगे पाकिस्तान के नाम पे जोड़ लोगे, चाइना के नाम पे जोड़ लोगे, लेकिन ना अपने नाम पे, अपने देश के नाम पे नहीं जोड़ पाओगे, चाहे आप उन्हें कितना भी समझा लो कि हम एक हैं, हम एक हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। धर्म के नाम पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम अपने राष्ट्र के नाम पे कुछ करने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर कोई भड़काने वाली बातें कर देगा तो हाँ, फिर हम सब एक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो गांधी जी होते हैं उनको पहचान कैसे मिलती है? सबसे पहले देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह होता है, गांधी जी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे उनको चंपारण सत्याग्रह के बारे में पता चलता है कि जो वहाँ के जो किसान हैं उनको फोर्सफुली जो वहाँ के जो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड हैं वो उनसे क्या करवाते हैं, उनसे इंडिगो को उगाने के लिए बोलते हैं कि आपको सिर्फ इंडिगो ही उगाना है। और जो पीजेंट्स होते हैं वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं, और वो गांधी जी को बुलाते हैं कि गांधी जी आप इसका कोई सोल्यूशन निकालिए। और जो गांधी जी होते हैं वो यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं। और होता क्या है, बाद में जो जीत होती है वो किसकी होती है? गांधी जी की होती है। जो ब्रिटिश है उनको, मतलब ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको उनकी बातें माननी पड़ती है, और इस तरह से जो चंपारण सत्याग्रह है वो किसके हक में चली जाती है? वो गांधी जी के हक में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पीजेंट होते हैं उनकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं गांधी जी से। उसके बाद फिर होता है खेड़ा सत्याग्रह। अब यहाँ एक के बाद एक सत्याग्रह होते रहेंगे, और गांधी जी उनको
बिल्कुल सब कुछ जीतते रहेंगे, ठीक है। जो रिजल्ट होता है वो सब गांधी जी के फेवर में होता है। 1918 में जो खेड़ा जो जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड और फेमाइन आ जाता है, बहुत ज़्यादा भुखमरी पड़ जाती है। और लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं वो फिर भी उनको क्या मांगते हैं, रिवेन्यू मांगते हैं। और ये बोलते हैं अगर आप रिवेन्यू नहीं दोगे तो आपकी जो ज़मीन है उसको भी हथिया लेंगे। अब ये बात जब किसानों को पता चलती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो गांधी जी होते हैं वो उनको बुलाते हैं यहाँ पर, और जो गांधी जी होते हैं वो कहते हैं कि आप इनसे कोई भी तरह का रिवेन्यू नहीं लोगे, ज़मीन तो दूर है लेने की बात, छीनने की बात, आप इनका जो रिवेन्यू है आप वो भी नहीं लोगे इनसे। तो वो जो लोग होते हैं शुरू में तो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर गांधी जी बैठते सत्याग्रह पे। उनका सत्याग्रह का यही था, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई सत्याग्रह पे बैठा था तो ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती थी। क्योंकि देखिए जब आप क्रांति करेंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो दूसरे के सामने प्रूफ होता है कि इसने ये यहाँ पर दंगेबाजी कर रहा था तो इसीलिए मुझे इसे उठा के जेल में डालना पड़ा। लेकिन जब आप कोई भी चीज़ शांति से कर रहे हो तो दूसरे के पास कोई, हम कहेंगे कि उस पास कोई रीज़न ही नहीं है आपको कुछ कहने का। तो यहाँ पर भी वही होता है। और लास्ट में फिर यही होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं वो सारे जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसको सस्पेंड कर देता है। और बीच में जब वो किसी जो प्रिजनर होते हैं उनको जेल में डाल भी देते हैं, तो किस बेसिस पर डालोगे आप जेल में, तो इसीलिए बाद में वो सारे जितने भी जो सबको जेल में डालते हैं उनको वापस से रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पर पहली बार गांधी जी की मुलाकात होती है वल्लभ भाई पटेल से, इसी पे, ठीक है ना। उसके बाद फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है 1918 में। यहाँ पर गांधी जी पहली बार जो भूख हड़ताल है वो करते हैं, और ये डिस्प्यूट होता है ऑनर के बीच में और वर्कर के बीच में। जो अहमदाबाद मिल है ये कॉटन मिल होती है, तो यहाँ पर जो ऑनर होता है और जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है। और डिस्प्यूट वो क्या होता है कि जो ऑनर होता है वो कहता है कि वो इस बार मतलब उनको प्लग बोनस नहीं देगा, और जो वर्कर बोलता है वो ये बोलते हैं कि वो तो हमें चाहिए ही जो प्लग बोनस है, साथ में हमारी जो वेजेस हैं उसमें 30% इंक्रीज़ होना चाहिए, 35% इंक्रीज़ होना चाहिए। वो तो उनका प्लग बोनस भी काट रहा है, और जो वर्कर्स हैं उनकी क्या मांग है कि उनकी सैलरी में इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब वो बुलाते हैं गांधी जी को। गांधी जी बहुत ही पीसफुली स्ट्राइक करते हैं और हंगर स्ट्राइक करते हैं इस बार ये भूख हड़ताल पे। और बाद में ये जो रिजल्ट होता है ये किस में आता है, ये गांधी जी के हक में ही आता है, और यहाँ पर उनको प्लग बोनस भी मिलता है और साथ में जो उनकी वेजेस होती है उसमें भी 35% इंक्रीज होता है। तो अब इस तरह से जो लोग थे वो गांधी जी की को बहुत मानने लगे थे। आप खुद सोचिए कि इतनी सारी प्रॉब्लम को किसी ने आते ही सॉल्व कर दिया, तो लोगों की रेस्पेक्ट तो करेंगे ही। अब बात आती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। देखिए 1909 में जो गांधी जी थे उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटिश रूल हमारे भारत में इस्टेब्लिश हुआ है ना तो वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हम उनके साथ कॉपरेट करते हैं। आप उनको कॉपरेट करना ही छोड़ दीजिए, उनके साथ ट्रेड मत करिए, उनकी बनी हुई चीज़ों को मत खरीदिए, तो वो यहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि उनको हमारी तरफ से पूरा कॉपरेशन मिल रहा है। तो उन्होंने कहा हम सभी इंडियंस को उनके कॉरपोरेशन को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए और हमें बिलीव करना चाहिए स्वराज पे, कि हम खुद से बनाएंगे अपनी सब चीज़ें और उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने जो चरखा है यहाँ पर उसका यूज़ करना सब लोगों को बताया। 1919 में जो गांधी जी होते हैं वाइसराय ऑफ इंडिया डेट इफ द ब्रिटिश वर टू पास द रॉलेट एक्ट, जैसे कि हमें सबको पता है जो रॉलेट एक्ट था उसको पास किया जाता है, और ये एक्ट अपने आप में बहुत ही बुरा एक्ट होता है। जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, सब देखिए यहाँ पर तो अभी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जस्ट शुरुआत थी, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर शुरुआत में गांधी जी को इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि क्या ही कर लेगा, ठीक है अभी 2-4 सत्याग्रह जीत लिए हैं लेकिन अब क्या कर लेगा, तो वो ज़्यादा ना इन पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन आगे चल के उनको पता नहीं था कि यही इंसान देश को आज़ादी दिलवाने में कितना बड़ा योगदान देगा। तो एंटी रॉलेट सत्याग्रह में देखिए क्या हुआ था, इसे पास किया गया था 1919 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें जो अपने ऑफिसर्स थे उनको ये पावर दे दी थी कि अगर तुम्हें किसी पे भी शक हो रहा है ना कि हाँ ये इंसान कुछ कर सकता है, ठीक है, कोई इलीगल या कुछ भी गलत काम कर सकता है हमारे खिलाफ जाके, बिना किसी एविडेंस के तुम उसको उठाओ और जेल में डाल दो, ठीक है, ट्रायल के लिए भेज दो उसको। तो गांधी जी ने इसी के खिलाफ, इस रॉलेट बिल के खिलाफ उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था 24 फरवरी 1919 को ही बॉम्बे में। और इसमें क्या हुआ था फिर, ये पूरा इस तरह से उनका जो कैंपेन है वो चल पाता, वो उससे पहले कि जो गांधी जी उस पूरे कैंपेन को सही तरह से या सही डायरेक्शन में चलवा पाते, उससे पहले क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। हम सबको पता है जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। यहाँ पर जो लोग थे एक बड़ी ही मात्रा में इकट्ठे हुए थे और वो इसी एंटी जो रॉलेट एक्ट था इसी के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन हम कहते हैं, ये इतिहास में भी कहा गया है कि जो लोग थे वो बहुत ही शांतिपूर्ण वहाँ पर क्या कर रहे थे, इकट्ठा होकर बैठे थे।
लेकिन जो जनरल डायर होता है वो फायरिंग करवा देता है, और जलियांवाला बाग में से बाहर निकलने के लिए बस एक ही रास्ता होता है, तो इसीलिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो वहाँ पर मारे जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जलियांवाला बाग के मैस्केयर की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और साथ में बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ गए थे। इसके जस्ट तुरंत एक साल बाद ही जो गांधी जी होते हैं वो क्या करते हैं, 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है उसको स्टार्ट करते हैं, और उसमें वो एक मैनिफेस्टो निकालते हैं कि अगर हमें इस आंदोलन को स्टार्ट करना है तो हमें कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले एडॉप्ट स्वदेशी प्रिंसिपल, ठीक है ना, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अपना जो खुद के जो सामान है हमें उसको अपनाना है, ठीक है। हमें रिफ्यूज़ करना है क्या, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न चीज़ें हैं उनको रिफ्यूज़ करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हैंड स्पिनिंग है, वीविंग है, उनको अपने कामों में, उनको अपने, हम कहेंगे डेली लाइफ में उनको इंक्लूड करना है। हम खुद से बनाएंगे और खुद के लिए, मतलब खुद ही उसको पहनेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि जो अनटचेबिलिटी है सोसाइटी से वो ख़त्म करनी है। जब तक आप सब लोग भारत में रह रहे हो, आप सब लोग अपने आप को एक दूसरे कोई मतलब अपना नहीं समझोगे, तो कोई दूसरा जो बाहर से आया वो क्यों समझेगा। भाई देखो, जो ब्रिटिशर थे वो भी क्या बोलते थे कि हम सुपीरियर है क्योंकि हम गोरे हैं, ठीक है, हम तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसलिए तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। लेकिन भारत में भी तो वही हो रहा था। भारतीय क्या कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे कि मैं इतनी ऊंची जाति का हूँ, तू नीची जाति का है, तो तेरे पास तो ज्ञान भी नहीं है, ये और वो। तो वही चीज़ें उन्होंने आके उनसे कर दी। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले तो हमें जो सोसाइटी के जो बुरी जो कुरीतियाँ हैं हमें उनको रिमूव करना है, और उनमें सबसे बड़ी कुरीति थी अनटचेबिलिटी। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट को भी एक्सेप्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और आगे चल के प्रोटेस्ट करते हैं जो ब्रिटिश होते हैं उनके खिलाफ। फीचर्स क्या थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ फीचर्स थे जो गांधी जी ने लोगों को शुरुआत में ही बोल दिए थे। एक तो सबसे पहले जो ये मूवमेंट था ये पीसफुल होगा, ऊपर से नॉन वायलेंट होगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ था। गांधी जी ने कहा था कि सभी को जो अपने टाइटल्स हैं जो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले हैं वो सबको छोड़ देने हैं, अपनी सीटों को छोड़ देना है। अगर वो उनकी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट जॉब है आपको उससे रिज़ाइन कर देना है, अगर आप चाहते हो तो, अगर कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूल मत जाना, जो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, मतलब जो ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने स्कूल खोले हुए थे उस समय, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुआ करते थे, तो अपने बच्चों को वहाँ से रोक लो। फॉरेन के जो गुड्स हैं उनसे बॉयकॉट कर लो, यूज़ करने हैं तो सिर्फ जो इंडियन मेड गुड है उनको यूज़ करिए, ठीक है। इलेक्शन होते थे उस समय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनका बॉयकॉट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन लड़ने की। और साथ में जो लोग ब्रिटिश आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मत करो, क्योंकि ब्रिटेन को यहाँ किसकी आर्मी मिल रही थी भाई, उनके तो अपने कुछ ही लोग थे। ज़्यादा जो आर्मी में जो लोग थे वो कौन थे, वो इंडियंस ही थे, और उनकी भी बेचारों की गलती नहीं थी, उन्हें भी भाई अपना कुछ ना कुछ तो करना ही था। और जो ब्रिटेन वाले थे वो उनको कैश में सैलरी दिया करते थे, और उस समय फार्मिंग, अगर कोई इंसान फार्मर था तो उस पर तो टैक्स का ही इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो वैसे ही कुछ बचे ही ना उसके पास, तो इसीलिए उनको ये ऑप्शन ज़्यादा सही लगता था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर आपको अपने देश को बचाना है और आज़ादी जल्दी से पानी है तो सबसे पहले आपको जो ब्रिटिश आर्मी है उसको सर्व करना छोड़ना होगा। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आता है। खिलाफत मूवमेंट को जो गांधी जी होते हैं वो नॉन कॉपरेशन के साथ जोड़ देते हैं। देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या था, हुआ क्या था कि जो टर्की था वो एलाइड था किसके साथ, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ। हमें पता है वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन एक साइड था, और ब्रिटेन के खिलाफ कौन सी कंट्री थी, जर्मनी, और जर्मनी के साथ ही कौन जुड़ गया था, जो टर्की था, और जो ऑस्ट्रिया था वो जर्मनी के साथ जुड़ गया था। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन है उनका तो दुश्मन हुआ टर्की। अब यहाँ पर जो ब्रिटेन वाले उसको हरा देते हैं, जो ये तीनों के तीनों जो कंट्रीज़ होती हैं इनको हरा देते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो ऑटोमन एम्पायर होता है टर्की में उसको डिसमेम्बर कर देते हैं, और जो खलीफा है उसको उसकी पावर से हटा देते हैं। और जो खलीफा है वो मुस्लिम्स के लिए उनका सबसे ऊपर था, ठीक है ना, सबसे ऊपर उनके लिए उनका खलीफा होता है। तो यहाँ पर जो रहने वाले, जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम थे, उनको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, कोई उनकी खलीफा को ऐसे कैसे हटा सकता है। और खलीफा को हटाने वाला कौन था, ब्रिटेन था। तो इसलिए जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनकी खलीफा की इंसल्ट हो रही थी। तो इसीलिए जो दो ब्रदर होते हैं, अली ब्रदर, जिसमें जो नाम होता है उनका शौकत अली और मोहम्मद अली, वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो गांधी जी को लगता है कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल जाए तो कहीं ना कहीं एक जो पावर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और हम ब्रिटेन को एक अच्छा जवाब दे सकते हैं अगर हम सब साथ मिल जाए तो इसीलिए गांधी जी को कोई बुराई नहीं लगती है खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन से जोड़ने की, क्योंकि वो हमेशा यही फील करते थे कि हिंदू मुस्लिम का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है अगर हमें पॉलिटिकल प्रोग्रेस चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। गांधी जी पूरे सपोर्ट में होते हैं खिलाफत मूवमेंट के, और वो शुरू कर देते हैं, जो अपना मूवमेंट है उसको शुरू कर देते हैं दिल्ली से। और वो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश गुड को क्या करना है, बॉयकॉट करना है। लेकिन एंड में क्या होता है, 1922 में जो खिलाफत मूवमेंट होता है वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि जो टर्की होता है वहाँ पर मुस्तफ़ा केमल अतुर्क करके कोई और दूसरे हेड बन जाते हैं, और पूरी तरह से जो खिलाफत
जो खलीफा होता है वो वाला सिस्टम ही खत्म हो जाता है कि आपसे कोई खलीफा नहीं बनेगा, आपसे होगा तो हेड होगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो खिलाफत मूवमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, जो भारत में भी जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। अब गांधी जी 1922 फैब में है ना, फैब 1922 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है उसको भी सस्पेंड कर देते हैं। अब देखिए जो खिलाफत है वो तो पहले ही बीच में कहीं ना कहीं रुक गया, जैसे मैंने आपको रीज़न बता ही दिया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सस्पेंड होने का क्या रीज़न रहता है, 1922 में जो फैब का मंथ होता है उसमें चौरा चौरी जो इंसिडेंट होता है वो हो जाता है। ये जो चौरा चौरी इंसिडेंट होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग जाके पुलिस स्टेशन में कुछ जो पुलिस वाले होते हैं उनको मार देते हैं, और साथ में वो जो पुलिस स्टेशन होता है उसको आग लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती हैं, और गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे लोगों से कि हमें प्रोटेस्ट तो करना है, लेकिन किस तरह से करना है, नॉन वायलेंस के साथ करना है। तो यहाँ पर गांधी जी की नज़रों में अहिंसा हो गई थी। तो उन्होंने क्या कहा कि जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं है कि उनको आंदोलन में लाया जा सके, तो इसीलिए वो कैंसिल कर देते हैं, ये सस्पेंड कर देते हैं। जो बाकी जो लीडर्स थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा, मतलब उनको जो सस्पेंशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो बिल्कुल भी इसके हित में नहीं थे, और वो गांधी जी कहते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन गांधी जी तो गांधी जी होते हैं, गांधी जी इसको सस्पेंड कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि वायलेंस हो गया और ये बिल्कुल मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अब देखिए गांधी जी का यहाँ पर जो मोटिव है नॉन कॉपरेशन को सस्पेंड करने का, वो मोटिव उनका ये था क्योंकि जो लोग थे वो पहली बार इतने बड़े हम कहेंगे आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। करने को तो करप्शन के ऊपर बाबा रामदेव ने भी वो किया था रामलीला मैदान में, अगर आपको पता हो तो, और उनको बार बार वार्निंग मिलती है कि वो वहाँ से उसको हटा लें, ठीक है ना, जो उनका आंदोलन उसको हटा लें, लेकिन वो नहीं हटाते हैं। और रीज़न, और फिर हम सबको पता है क्या हुआ था, फिर किस तरह से लोगों की पकड़ के अच्छे से पिटाई हुई थी, सबको पता है। गांधी जी को भी ये बात पता थी कि जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, और अगर उस तरह से वो प्रोटेस्ट करेंगे, नॉन वायलेंट हो जाएंगे, तो ब्रिटेन को कितना ही टाइम लगता, जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनको कितना ही टाइम लगता, वो तो करवा देते लाठीचार्ज, और लोग वहीं पर ही डर जाते। अगर पहली बार इतने बड़े आंदोलन में अगर वो आए हैं तो ज़रूरत है कि उनके अंदर जो हिम्मत है वो बनी रहे, उनके अंदर डर ना बैठे कि कोई आके उनको सीधा कर जाएगा, उनको मार जाएगा। तो गांधी जी को उस समय यही सही लगा कि मैं सस्पेंड ही कर देता हूँ, तो कम से कम ये जो लोग हैं इनके मन में कोई डर नहीं आएगा। अगर दोबारा कोई मैं आंदोलन करवा पाऊंगा, या दोबारा जब इनको ये तैयार हो जाएंगे पूरी तरह से, जब मैं दोबारा कोई आंदोलन शुरू करूंगा तो ये बिना किसी डर के आएंगे। लेकिन अगर आज मैंने इसको ऐसे ही चलते रहने दिया तो ये प्रोटेस्ट करेंगे, ब्रिटिश ऑफिसर क्या करेंगे, लाठीचार्ज करवाएंगे, इनको जेल में डाल देंगे। तो अगली बार इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि ये दोबारा इस आंदोलन में आ सके, क्योंकि पहली बार इतने बड़े लेवल पे लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन देखा था। तो एक रीज़न ये भी है जो गांधी जी खुद बताते हैं जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि क्या रीज़न था जिस वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करा। उसके बाद देखिए होता क्या है, मार्च में 10 मार्च को 1922 को जो गांधी जी होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है उनके आश्रम से, और उनकी जो सेशन वगैरह चलाए जाते हैं अहमदाबाद का जो कोर्ट होता है वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 6 साल तक कम से कम जो गांधी जी हैं वो जेल में रहते हैं। हालांकि उनकी हेल्थ ख़राब होने की वजह से उनको पहले ही बुला लिया जाता है। तो कौन से जेल में जाते हैं वो, यरवदा जेल होती है जो पूना में है। यहाँ पर गांधी जी बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं जिसमें हेनरी जेम्स, ठीक है ना, वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, बर्नार्ड का मैन एंड सुपरमैन, बकल हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन वेल, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। वो तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक पढ़ते हैं, और इन सब की हम कह सकते हैं गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने इन बुक से अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा। एक बात करते हैं अब ड्रिफ्ट इन कांग्रेस। अब देखिए कांग्रेस के अंदर भी कुछ मनमुटाव आ जाते हैं। वो मनमुटाव क्या थे, जब गांधी जी को जेल हो जाती है तो एक बहुत ही बड़ा हम कहेंगे ड्रिफ्ट देखने के लिए मिलता है कांग्रेस में और उसके फॉलोवर में। जो कांग्रेस मैन होते हैं, जिसमें जो मोतीलाल होते हैं, जो CR दास होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो इस फेवर में होते हैं कि जो काउंसिल वगैरह है क्या करें उसको, मतलब हमें उसमें क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो बोलते हैं मोतीलाल नेहरू और CR दास कि हमें काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर हम सही में एनिमी के कैंप में घुसना चाहते हैं। तो वो क्या चाहते थे कि हम एक स्वराज पार्टी बनाएं, और वो बनाते भी हैं। और वो क्या कहते हैं, स्वराज पार्टी बनाकर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रोविंशियल के लिए और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेकिन जो बाकी जो दूसरे लीडर होते हैं जिसमें वल्लभ भाई पटेल होते हैं और जो राजा गोपालचारी होते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि हमें काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हमारा जो ओरिजिनल जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम है हमें उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसीलिए जो वल्लभ भाई पटेल होते हैं, है ना, राजा गोपालाचारी होते हैं, वो आगे चल के नो चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो कोई कुछ नया बदलाव नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि जो हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जो आंदोलन चल रहे थे, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, हमें नहीं करना। मतलब जो ये ब्रिटिशर्स थे ये क्या करते थे, ये इनको लालच देने की कोशिश करते थे कि ठीक है आप इलेक्शन लड़िए, कुछ सीटें हम आपको भी दे देंगे। तो कह रहा हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, हमें आंदोलन करवाना है, ठीक है, और हमें उसके बेसिस पे फिर हमें अपने राइट्स चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट होता है, अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, फिर ये 1924 में जो गांधी जी होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, वो आ जाते हैं वापस।
वापस आकर फिर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। 1920 में जो गांधी जी होते हैं, जो अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है उसको वापस से परस्यू करते हैं स्वराज के नाम से। इसी बीच में क्या होता है, साइमन कमीशन होता है। साइमन कमीशन भारत में इसलिए आया था कि जो लोग थे वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कुछ चेंजेस चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे हक में भी कुछ काम हो, तो इसलिए जो ब्रिटेन वाले होते हैं वो साइमन कमीशन को भेजते हैं। लेकिन देखिए जो साइमन कमीशन ये कि एक इसमें कुछ 7 मेंबर होते हैं और वो सातों मेंबर क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स ही होते हैं। तो इंडियंस को ये लगता है कि आप हमारे लिए रूल बना रहे हो, हमारे लिए अच्छे के बारे में सोचने के लिए आपने ये कमीशन बैठाया है और इसमें इंडियन तो कोई है ही नहीं। तो इस वजह से जो लोग होते हैं वो साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर देते हैं और फिर से वो किससे बैठ जाते हैं, आंदोलन वगैरह पे बैठ जाते हैं। यहाँ पर अब 1928 में जब इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बिगड़ने लग जाती हैं, तो अब जो क्या कहते हैं, जो भारतीय होते हैं वो कैलकाटा कांग्रेस में क्या बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें क्या चाहिए, इंडियन डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है। और उसके लिए वो एक नया कैंपेन भी स्टार्ट वगैरह करते हैं आगे चल के, विद कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री एज इट गोल। देखिए अभी तक तो उनका ये चल रहा था कि हमें जो डोमिनियन स्टेटस अगर वो भी मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन फाइनली अब वो ऐसा बोल देते हैं कि हमें अगर आप नहीं मानोगे, सही तरीके से नहीं मानोगे, तो अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल वो अपना बना लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस के अंदर जब गांधी जी इसको शुरू करते हैं तो यहाँ पर वो 11 डिमांड रखते हैं, ठीक है, कि ये जो आपकी हमारी जो 11 डिमांड है आप इसको मानिए, या फिर आप बता दो, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करो, क्योंकि उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हमें आगे करना क्या है। अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है इसमें जो ब्रिटिश होते हैं वो गांधी जी के प्रपोजल को ज़्यादा से ध्यान से या उसको ज़्यादा हम कहेंगे तवज्जो देते ही नहीं है। ऑन 31 दिसंबर 1929 इंडियन फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड इन लाहौर। और गांधी जी क्या करते हैं, 1929 को दिसंबर में जो लाहौर में वो फ्लैग को लहरा देते हैं और क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि जो हमारा देश है वो आज़ाद हो गया। 26 जनवरी 1930 को वो लाहौर में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। इसीलिए आगे चल के 26 जनवरी 1930 को ही हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि 1930 में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था इंडिया की इंडिपेंडेंस के तौर पे। हालांकि यहाँ पर अभी क्या हुआ था, हमें आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था जिससे कि लोगों के अंदर हिम्मत आए, ठीक है। इन जुलाई 1930 द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन सजेस्टेड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, अब पता तो चलता है, अब कुछ भी हो रहा हो भाई, जो ब्रिटेन के लोगों को पता सब चल रहा था। तो 1930 में जो वाइसरॉय होता है लॉर्ड इरविन, वो सजेस्ट करता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और वहाँ बैठ के सब बात करते हैं। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 जो जनवरी 1931 में, जो फेल हो जाती है पूरी तरह से, कोई रिजल्ट उसका नहीं निकलता है। उसके बाद अब जब यहाँ पर वो रिजल्ट देखिए नहीं आता है, तो जो गांधी जी होते हैं वो सबसे पहले शुरू करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। आप ये मानोगे कि 1882 तक, उससे पहले सॉल्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, कोई भी जाके सी वाटर से कोई भी जाके सॉल्ट बना सकता था। लेकिन जैसे ही ये ब्रिटिशर्स आते हैं, ये मोनोपोली कर देते हैं नमक बनाने पे भी, और नमक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। और ऐसा कहा गया था कि कोई भी जो सॉल्ट एक्ट है उसको तोड़ेगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा, ठीक है, उसके लिए उसको सज़ा होगी। तो गांधी जी इन्फॉर्म कर देते हैं लॉर्ड इरविन को पहले ही कि मैं जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक करने जा रहा हूँ 2 मार्च 1930 को। तो वो लॉर्ड इरविन को पहले बता देते हैं, क्योंकि जो लॉर्ड इरविन है वो उनको अभी वैल्यू ही नहीं दे रहा था, उनकी 11 डिमांड को भी नहीं मानता है वो। जो गांधी जी होते हैं वो शुरू करते हैं अब डांडी मार्च। तो ये डांडी मार्च क्या होता है, ये साबरमती आश्रम से डांडी तक जाता है, जहां पर वो क्या करते हैं, जो सी वाटर होता है उससे नमक बनाते हैं। तो शुरुआत में गांधी जी सिर्फ 80 जो फॉलोवर्स होते हैं उन्हीं को लेके चलते हैं, क्योंकि गांधी जी को लगता है ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी तो क्या पता जो हिंसा है कहीं वो ना हो जाए, या लोगों को की भीड़ को संभालना मुश्किल ना हो जाए। तो इसीलिए बस वो जो उनके खास खास जो लोग होते हैं वो उन 80 फॉलोवर्स को ही लेके चलते हैं। लेकिन जैसे ही गांधी जी साबरमती से डांडी तक चलते हैं, लोग इस तरह से उनके पीछे जुड़ते हैं कि वो अपने आप में 50,000 से भी ऊपर कूद जाते हैं। तो आप कुछ सोचिए, इतनी बड़ी जो भीड़ है वो इकट्ठा होके उनके पीछे पीछे चलती है और सब पहुंच जाते हैं डांडी, जो एक जगह होती है जहां वो जो सॉल्ट एक्ट होता है, या सॉल्ट जो लॉ होता है उसको तोड़ते हैं। और गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं और फिर क्या बनाते हैं, वहां पर नमक बनाते हैं और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग द सॉल्ट। और 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, उस जो सॉल्ट लॉ होता है उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सॉल्ट सत्याग्रह था इसके क्या क्या इफेक्ट देखने के लिए मिले। अब इसकी इफेक्ट देखते हैं कि जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसके अब इफेक्ट क्या होते हैं। अब देखिए जो लॉ था वो तो ब्रेक कर दिया, 60,000 पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी भी
अरेस्ट कर लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। और इसी के चलते जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था एक बहुत ही वाइड स्प्रेड, मतलब कहीं बहुत ही बड़े स्केल पे लोगों ने फैला दिया था। अब केवल बात सिर्फ सॉल्ट टैक्स की नहीं रह गई थी, बल्कि उसके साथ साथ जो और दूसरे अनपॉपुलर जो टैक्स थे, जो लोग जिनसे परेशान थे, जैसे कि फॉरेस्ट लॉ हो गया, चौकीदार टैक्स हो गया, लैंड टैक्स हो गया, अब लोगों ने क्या कहा, उसके खिलाफ भी लड़ना शुरू कर दिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी पूरी तरह से इस मूवमेंट से हिल चुकी थी, क्योंकि ये मूवमेंट अपने आप में नॉन वायलेंट था, तो इसीलिए वो इसको सप्रेस भी नहीं कर सकते थे वायलेंटली, क्योंकि उनको लगता था कि अगर बाकी पूरी दुनिया में ये बात फैल जाएगी कि वहाँ के लोग तो बड़े शांति से हैं, फिर भी जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं, तो इसीलिए वो उनको सप्रेस भी नहीं कर सकते थे उनके आंदोलन को। और ये बहुत ही बड़ा, हम कहेंगे एक बहुत ही बड़ा टूल था, फाइटिंग टूल था सत्याग्रह का, जिससे जो गांधी जी थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे। गांधी जी को बाद में फिर रिलीज कर दिया जाता है 25 जनवरी 1931 को, और फिर जो लॉर्ड इरविन होता है अब वो यहाँ उनको मीटिंग के लिए बुलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो गांधी जी होते हैं उनको मीडिया अटेंशन मिलती है, क्योंकि अभी तक तो लॉर्ड इरविन को इग्नोर कर रहा था, अब वो उनको बुलाएगा। तो यहाँ पर गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसमें कुछ एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, और यहीं पर ही जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं गांधी जी को। अब वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन है, जो लॉर्ड इरविन था उस समय वो वाइस रॉय था इंडिया का, 5 मार्च 1931 पर ये जो एग्रीमेंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारे एग्रीमेंट होते हैं, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से वो जो गांधी जी हैं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको रोकना पड़ेगा। और गांधी जी ने क्या कहा था कि जितने भी जो ऑर्डिनेंस है जो पास करे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस की जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनके खिलाफ, आपको उन सबको वापस लेना पड़ेगा। और गांधी जी ने कहा था कि आपको जितने भी जो प्रिजनर्स आपने जो जेल में बंद कर रखे हैं भारत में, उनको छोड़ना पड़ेगा, सिवाय उनके जो किसी वॉलेंट क्राइम में इन्वॉल्व है। तो मतलब किसी ने अगर कुछ वैसा काम करा है क्राइम वगैरह किसी को मारने वारने का, तो आप उनको मत छोड़ना, लेकिन बाकी सबको छोड़ दो जो आंदोलन वगैरह पे पीसफुली बैठे थे। अब देखिए यहीं पर ही होता है, अब जो वॉलेंट क्राइम है उसी की वजह से जो भगत सिंह होते हैं, ठीक है ना, राजगुरु होते हैं, सुखदेव होते हैं, उनको जो गांधी जी हैं वो नहीं छुड़ाते। और यहीं पर ही जो लोग हैं उनको जो गांधी जी हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि चाह होता तो जो गांधी जी थे वो शायद अगर अपनी ये शर्त भी यहाँ पर रखते, क्योंकि जो ऐसा कहा जाता है कि जो इरविन है वो गांधी जी से ये बोलता है कि अगर वो उस बात की श्योरिटी दे दें कि जो भगत सिंह और जो उनके दोस्त हैं वो आगे चल के ऐसा कोई काम नहीं करेंगे तो वो उनको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि जो गांधी जी हैं और जो उस समय के जो जो मतलब भगत सिंह थे या जो दूसरे और जो लीडर थे, वो क्रांति में बिलीव रखते थे कि हम क्यों हाथ फैलाएं किसी के आगे, है ना, हम इनको हटाएंगे, हम इनको मार कर पीट कर जैसे भी हम इनको उस तरह से हटाएंगे, है ना, हम इनके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम इनके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे आज़ादी के लिए। लेकिन गांधी जी बिल्कुल उसका उल्टा सोचते थे, वो कहते थे कि हमें बिल्कुल हिंसा तो करनी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जनरली थोड़ा जो गांधी जी हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा, वो चाहते तो बचा सकते थे, ठीक है। तो एक ये जो रीज़न है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि लोग कहाँ उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो यही था। और दूसरा कहा था कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको रिमूव कर देना है। अब देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन होते हैं, जो ब्रिटेन का जो डोमिनेंट मॉडल जो तैयार करते हैं वो कि हम आपको कौन से राइट देंगे कौन से नहीं देंगे, वो क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स, क्या बोलते हैं। अब ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि कुछ तो करना पड़ेगा, और उन्होंने क्या सोचा कि वो फूट डालने वाला हिसाब उनके दिमाग में आ गया। उन्होंने क्या कहा कि जो आपके देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे हम, जो रिलीजियस और सोशल डिवीज़न के बेसिस पे हम उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंडियन जो रिलीजियस जो लीडर थे, जिसमें जो मुस्लिम थे, सिख थे, ठीक है ना, उनको कहा, उनको इन्वाइट किया और उनकी जो डिमांड्स वगैरह हैं उनको सुना। उनमें जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे अनटचेबल्स के। जो ब्रिटिश थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम कम्युनल अवार्ड देंगे, किसको, माइनॉरिटीज़ को इंडिया में, कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, जो पीछे छूट चुके हैं, हम उनको कुछ एडिशनल राइट्स देंगे। और वो एडिशनल उनके क्या होंगे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट, उन्होंने बताया कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनको हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी को का मानना था कि सब वो, आप चाहे तो उनको स्पेशली अलग से उनके लिए सीट रिजर्व कर दो, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो। इससे क्या होगा, जो लोग हैं वो अपने आप को अलग समझेंगे, जबकि हम सब एक हैं। तो इस तरह से जो गांधी जी थे वो कम्युनल अवार्ड के खिलाफ भी थे, और जबकि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे वो बिल्कुल उसके फेवर में थे, क्योंकि वो यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी थी वो भारत में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और वो तो उसी कम्युनिटी में से निकले थे, तो उनको सब चीज़ें पता थी। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आगे चल के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं, जो गांधी जी होते हैं, उनके बीच में भी काफ़ी मतभेद रहते हैं।
सेकेंड टाउन जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो सबसे बड़ा जो इशू होता है वो इसी बात का होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का। ठीक है, देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जो भी वोट देने वाले होंगे वो भी उसी कास्ट के होंगे और जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो भी उसी कास्ट का होगा। ठीक है, तो मतलब कोई दूसरी कास्ट उसको वोट वगैरह नहीं देगी, उसकी अपने खुद के कास्ट के लोग ही से वोट देंगे और उस वही जीतेगा फिर। तो यहाँ पर जो गांधी जी और जो अम्बेडकर होते हैं उनके बीच में एक बहुत ही बड़ा इशू आ जाता है ये सेपरेट इलेक्टोरेट का अनटचेबल्स के लिए। जो गांधी जी होते हैं वो अनटचेबल्स को कभी भी ये नहीं कहते थे कि वो हिंदुओं से अलग है। उनका मानना था कि जो हम भले ही जो इनको अनटचेबल्स कहा गया है लेकिन पार्ट इसका ये हिंदुओं का ही तो पार्ट है, तो हमें ज़रूरत है तो इस बात की कि हम इस अनटचेबिलिटी को हटाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो इशू होता है दोनों के बीच में, अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में इशू होता है, ये सॉल्व होता है पूना पैक्ट 1932 में। यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, हम कहते हैं भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते हैं वो कहते हैं कि आप चाहे आप मुझे अगर इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करोगे तो क्या होगा, मैं आपकी बातों में कोई ना आ जाऊँगा, मैं फिर भी अड़ा रहूँगा अपनी बात पे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। लेकिन बाद में जो गांधी जी होते हैं वो बिल्कुल मजबूर कर देते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उनकी बात माननी पड़ती है। तो यहाँ पर जो डिप्रेस्ड जो क्लासेज होती हैं, जो बैकवर्ड क्लासेज होती हैं, उनको अलग से कोई सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ उनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं। अब देखिए 1931 में क्या हुआ था, जो गांधी जी वो बॉम्बे जाते हैं और फाइनली जो पूना पैक्ट होता है वो साइन हो जाता है। अब देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया इसमें कि तो जो गांधी जी होते हैं वो वापस से फिर जो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं, जब कोई ज़्यादा अच्छा खासा रिजल्ट गांधी और इरविन पैक्ट का कुछ टाइम बाद देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद जो गांधी जी होता है वो एक अनटचेबिलिटी करके जो कैंपेन होता है उसके खिलाफ भी वो लड़ते हैं कि हमें किस तरह से जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1932 में जो पूना पैक्ट है वो साइन हो जाता है, उस समय जो गांधी जी होता है वो यरवदा जेल में होते हैं और वो फास्ट पे बैठ जाते हैं, और वो इसीलिए बैठते हैं फास्ट पर जिससे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो पास ना हो पाए। वो रिजर्व जो सीट्स हैं उनको रिजर्व करने के लिए तो मान गए थे, लेकिन वो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो अनटचेबल्स है वो कोई और नहीं बल्कि वो हिंदुओं का ही अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे पहली बार ऐसा देखा गया, या कुछ लोग कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल था जो गांधी जी के थ्रू किया गया, जो फास्ट रखना था, क्योंकि उनको पता था कि उस समय लोग बहुत ज़्यादा मानते थे गांधी जी को। तो अगर गांधी जी को कुछ भी हो जाता तो हम कह सकते हैं कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा अभी तक जो बना बनाया था वो सब खराब हो जाता। फिर 1933 में क्या होता है, जो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट होता है वो भी सस्पेंड कर दिया जाता है, जो अभी तक चल रहा था। कुछ टाइम बाद फिर से शुरू करते हैं गांधी जी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया था। कांग्रेस की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हुआ क्या था, देखिए गांधी जी बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थे शुरुआत में कि मतलब जो कांग्रेस की पार्टी में आके मतलब वो उन्हें कोई पोजीशन चाहिए वो है। तो कुछ टाइम बाद ना वो ऐसा अनाउंस कर देते हैं कि वो अब क्या करेंगे, वो रिटायरमेंट ले लेंगे कांग्रेस पार्टी से। लेकिन वापस से कुछ ही सालों में 2 साल बाद ही जो गांधी जी होते हैं वो वापस से 1936 में क्या बन जाता है, फिर से कांग्रेस के मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कांग्रेस है वो उस समय एक बहुत बड़ी पहचान बन चुकी थी। अगर आपको ब्रिटेन के खिलाफ या ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ करना है तो आपकी आवाज़ उठाने के लिए वो एक सबसे बड़ा, हम कहेंगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका था। लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी थी अब वो नेहरू के पास थी। ठीक है, गांधी जी मतलब उसके मेंबर्स ज़रूर थे, लेकिन वो कोई किसी भी तरह का ये नहीं चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट वगैरह बने, बस वो उससे जुड़े रहना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, एक क्लैश देखा जाता है फिर आगे कि भले ही वो सिर्फ नाम के लिए जुड़ते हैं कांग्रेस से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी थोड़ी सी मनमानी देखी जाती है, जिसमें हम बात करेंगे जब उनका क्लैश होता है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। होता है क्या है, 1938 में प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो गांधी जी होते हैं वो बिल्कुल इस फेवर में नहीं होते हैं, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी पॉलिसी क्या थी, नॉन वायलेंस की। वो तो क्या चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज बने, ठीक है, और हम सब लोग बिल्कुल क्या करें, जो ब्रिटेन है उनको उखाड़ फेंके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं वो उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें और क्रिप्स मिशन की बात करें तो जब जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है 1939 में, तो वाइसरॉय होता है लॉर्ड लिथिंगो, और वो डिक्लेयर कर देता है कि इंडिया क्या बनेगी, पार्ट बनेगी वर्ल्ड वॉर में। किसकी तरफ से लड़ेगी, ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से। लेकिन गांधी जी इस बात को अपोज कर देते हैं कि नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, पहली बार करके देख लिया, तभी देख लिया आपने कितना साथ दिया हमारा। तो यहाँ पर अब वो क्या करते हैं ब्रिटेन वाले, वो कुछ चीज़ें सुधारने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर ऐसे ये पीछे हट गए तो हमारा तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है इंडिया में, और ऐसा कहा जाता है कि हम आपको जल्दी ही ना आज़ादी दे देंगे अगर आप हमारी हेल्प करोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो शुरुआत में तो ये बात होती है कि इंडियन जो डोमिनेंट स्टेटस होता है उसकी बातें होती हैं। लेकिन अब आगे चल के जैसे ही इनको पता चलता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें जो ब्रिटेन है उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया की, तो अब वो सीधा यहाँ पर बोलते हैं कि अब तक तो बात की थी हमने डोमिनेंट स्टेटस की, लेकिन अब हमें पूरी तरह से क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए।
क्रिप्स मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। यहाँ पर जो गांधी जी होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं किसके, इस बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पार्टिसिपेशन के लिए। ओवर 2.5 मिलियन इंडियंस ज्वाइन द ब्रिटिश मिलिट्री टू फाइट इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लेकिन उसके बावजूद भी 2.5 मिलियन इंडियंस ऐसे होते हैं जो ब्रिटिश मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो देखिए गांधी जी की बातों से वही लोग रुक सकते थे जो मतलब किसी भी उस समय आर्मी का मेंबर नहीं थे, क्योंकि पहली वर्ल्ड वॉर में तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेंबर नहीं थे फिर भी, लेकिन वो गांधी जी कहने पे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसमें जो अंग्रेज है उनका साथ देते हैं। इस बार जो 2 मिलियन जो ये लोग हैं ये वो थे जो पहले से ब्रिटिश आर्मी में थे, तो वो लोग क्यों छोड़ेंगे, उनका तो घर वहीं से चल रहा था। अब उसके बाद लास्ट में देखिए होता क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट करते हैं अगस्त मूवमेंट के नाम से, या फिर अगस्त क्रांति बोल सकते हैं। इसमें इट ऑफिशियली लॉन्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय द महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942। अब जब सब चीज़ें हाथों से निकलती जा रही थी तो फाइनली जो गांधी जी होते हैं वो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अगस्त 1942 में। और यहाँ पर पहली बार जो स्लोगन है देते हैं क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और क्या बोलते हैं आंदोलन स्लोगन देते हैं दूसरा ये डू और डाई, करो या मरो। थोड़ा सा यहाँ पर गांधी जी का जो बिहेवियर है थोड़ा सा नॉन वायलेंट दिखता है, लेकिन मेन उनका यही था कि हमें क्या करना है, पीसफुली सब कुछ करना है और तभी हमें क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। हमें भले ही हम ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सब चीज़ें पीसफुली करनी है, ठीक है, नॉन वायलेंट वाले तरीके से करनी है। अब देखिए होता क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो क्या रिस्पॉन्ड करती है, वो गांधी जी को बुलाती है एंड बाय अरेस्टिंग ऑल द मेजर कांग्रेस लीडर द वेरी नेक्स्ट डे। और गांधी, नेहरू, पटेल सबको अरेस्ट कर लेती है इस मूवमेंट के बाद, ठीक है। ओवर 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड इन कनेक्शन विद दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में कम से कम जो 1 लाख लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। बहुत ज़्यादा हम कहेंगे लाठीचार्ज वगैरह होते हैं लोगों पर, यहाँ तक कि जो बच्चे औरतें होती हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 10,000 जो कम से कम लोग होते हैं वो मारे जाते हैं पुलिस की फायरिंग में। जो आईएनसी होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, वो बैन हो जाती है और जितने भी जो लीडर्स होते हैं कम से वो जेल में डाल दिए जाते हैं। गांधी जी को उनके हेल्थ के ग्राउंड पर 1944 में रिलीज भी कर दिया जाता है। ये सब बात हो रही है जब क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद वाली हाल। अब पार्टिसिपेशन की बात करते हैं और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं गांधी जी की। तो गांधी जी पार्टीशन की बात करते हैं, तो जब भारत को बांटा जा रहा था तो गांधी जी इसके बहुत ज़्यादा अपोज में थे। वो नहीं चाहते थे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका रिलीजियस बेसिस पे उसके 2 पार्ट हो जाए, क्योंकि एक बनने जा रहा था पाकिस्तान और दूसरा हमारा भारत, तो वो कमी नहीं चाहते थे ऐसा। जो गांधी जी थे उन्होंने सजेस्ट करा कि एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कांग्रेस को, जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं उनके साथ, ठीक है ना, और हम सब ना बाद में देखेंगे, हमें सबसे पहले तो हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ादी ले लेते हैं, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। गांधी जी ऐसा बोलते हैं, जो कांग्रेस के लीडर होते हैं उनसे भी और जो मुस्लिम लीडर होते हैं उनसे भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो उनकी नहीं सुनते हैं। गांधी जी तो बोलते हैं कि बाद में ना हम देखेंगे, लोगों से पूछेंगे फिर हम देखेंगे, लेकिन जो मुस्लिम जो लोग होते हैं वो नहीं मानते हैं। जो जिन्ना होता है वो गांधी जी के इस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है और वो तो खुद ही डिक्लेयर कर देता है, डायरेक्ट एक्शन डे जो 16 को होता है उसको वो डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। अगस्त 1946 में क्या होता है, टू प्रेस मुस्लिम टू पब्लिकली गैदर इन सिटीज एंड सपोर्ट हिज प्रपोजल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इनटू मुस्लिम स्टेट एंड नॉन मुस्लिम स्टेट। और अगस्त 1946 में जो मुस्लिम होते हैं वो पब्लिकली गैदर होते हैं एक शहर में और वो सपोर्ट करते हैं किस प्रपोजल का, जिन्ना के प्रपोजल का, कि अब क्या होगा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, एक होगा मुस्लिम स्टेट और एक होगा नॉन मुस्लिम स्टेट। डायरेक्ट एक्शन डे पे बहुत सारे जो मर्डर देखे जाते हैं, कैलकाटा में बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया जाता है इस डायरेक्ट एक्शन डे पर ही, जो जिन्ना डिक्लेयर करता है। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी होती है ना, पुलिस वाले होते हैं, बहुत सारी जो दुकानें वगैरह, मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है, ठीक है। जो वेवल होता है वो तो पूरी तरह से जो गांधी जी होते हैं उनको जिम्मेदार ठहरा देता है कि शांति से पार्टीशन हो जाता तो कुछ भी ना होता, लेकिन जो गांधी जी हैं उन्होंने अपनी चलाई तो इसीलिए ये इतने ज़्यादा दंगे फसाद हो गए। जबकि गांधी जी तो ये चाहते थे कि जो हिंदू मुसलमान है दोनों मिलकर रहें, कोई ऐसा झगड़े वाली नौबती ना है। और वो हमेशा लोगों से यही बोलते हैं, जब यहाँ पर दंगे चल रहे थे तो तब भी वो यही बोल रहे थे कि आप हिंदुओं को मत मारो, और मुसलमानों से कह रहे थे कि आप हिंदुओं को मत मारो, और हिंदुओं से कह रहे थे कि आप मुसलमानों को मत मारो। लेकिन जो वेवल होता है वो पूरी तरह से जो गांधी जी होते हैं उनको एक कैरेक्टर को कंडेम करने की कोशिश करता है, और उसका मोटिव यही होता है कि जो लोग हैं उनका ना भरोसा उठ जाए, उनका विश्वास उठ जाए गांधी जी में से। जो वेवल होता है एक्सक्यूज गांधी ऑफ हार्बरिंग द सिंगल माइंडेड आइडिया टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल एंड इन्फ्लुएंस एंड टू एस्टैब्लिश अ हिंदू राज। और वेवल तो यहाँ तक कि बोल देता है कि जो गांधी जी हैं वो चाहते हैं कि जो पूरा जो देश है वो हिंदू राज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो, जबकि गांधी जी तो हमेशा ये बोलते थे कि सब यूनिटी में रहो, हिंदू मुसलमान, अगर उनको हिंदू राज ही बनाना होता तो वो क्यों उनको मना करते। तो इस तरह से जो वेवल था उस लोगों के मन में वो बहुत ही गलत बात डालने की कोशिश कर रहा था कि ये सब गांधी जी की वजह से हो रहा है, जबकि गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। क्योंकि जो वेवल था वो, अब क्या हुआ था, जो गांधी जी थे वो इस चीज़ को रोकना चाहते थे, लेकिन इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे बहुत ज़्यादा मतलब जो चीज़ें थी वो ख़राब हो गई थी इस बंटवारे की वजह से।
अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो गांधी जी तो कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जो जिन्ना था उसने बिल्कुल ये इंडिया का और पाकिस्तान का जो बंटवारा होने वाली जो बात थी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। गांधी जी इस बात में बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। हालांकि जब पार्टीशन हो रहा था, जिस समय जो देश को बांटने की जो बात चलती है, साइन होते हैं, उस समय गांधी जी भी वहाँ पर होते हैं जब ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन स्टैनली जो वॉलपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि गांधी जी बिल्कुल इस बात से खुश नहीं थे जब देश का बंटवारा हो रहा था, वो कभी नहीं चाहते थे। अब इंडिपेंडेंस डे वाले दिन क्या हो रहा था, जो पार्टीशन हुआ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, बहुत ज़्यादा वायलेंटली हुआ ही था, क्योंकि जैसे हमने देखा उधर से जो मुसलमान है वो हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं। तो मोर देन 500,000 वर किल्ड इन अ रिलीजियस रियॉट्स एज 10 मिलियन टू 12 मिलियन नॉन मुस्लिम। तो आप ये देखिए इतनी बड़ी तादाद में जो लोग थे वो मारे जा रहे थे जब वो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान से पहले तो जो पाकिस्तान वाला एरिया, वहाँ पर हिंदू भी रह रहे थे, मुसलमान भी रह रहे थे, सिख भी रह रहे थे। लेकिन जैसे ही बंटवारा होता है वहाँ से उन लोगों को भगाना शुरू कर दिया जाता है। तो वहाँ से लोगों को मार के काट के बिल्कुल उनको ट्रेन पे ऐसे लाद लाद के फिर भी यहाँ भारत में भेजा जा रहा था, वहाँ के जो हिंदू और सिख थे। और सेम यहीं से हो रहा था, यहाँ से जो इंडिया में जो मुसलमान थे उनको मार के उनको वहाँ पर भेजा जा रहा था। तो इस तरह से जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। जो वेस्टर्न पाकिस्तान और जो ईस्ट पाकिस्तान का जो बॉर्डर था वहाँ पर यही खून खराबा चल रहा था। जब पूरा देश आज़ादी को एंजॉय कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था 15 अगस्त को कि आज हम आज़ाद हो गए हैं, तो गांधी जी उस दिन दुख में बैठे थे कि आज़ादी तो मिली मगर वो इस तरीके से मिली कि मतलब जिस तरह से गांधी जी कभी नहीं चाहते थे। वो उस दिन भी आंदोलन पे, शासन पे बैठे थे कि हमें क्या करना है, हमें अब बंटवारा हो गया तो हो गया, लेकिन अब इसे शांति से करो, ठीक है ना, लोगों को इस तरह से मारो मत। जो लोग वहां से आ रहे हैं उनको भी शांति से आने दो, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको भी शांति से आने दो। डेथ की बात करें तो अगर हम बात करें तो उनकी जो डेथ थी वो 20 जनवरी 1948 को होती है। सबसे नहीं सॉरी 20 जनवरी 1948 में तो सबसे पहले इन पे एक बॉम्ब अटैक होता है। बिरला हाउस के पास एक मदन लाल नाम का लड़का होता है, वो गांधी जी के ऊपर बॉम्ब फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर गांधी जी बच जाते हैं। बाद में जो गांधी जी होते हैं वो उस बच्चे के लिए बोलते हैं कि ये एक तरह से मिसगाइडेड यूथ है, तो पुलिस वाले से बोलते हैं कि तुम इसको कोई ज़्यादा मोलेस्ट वगैरह मत करना, इसको समझाने की कोशिश करना, ठीक है, ये बच्चा है समझ जाएगा। लेकिन इसी के जो मदन लाल होता है, इसी के ग्रुप का दूसरा मेंबर होता है नाथूराम गॉडसे, और ये क्या करता है, ये गांधी जी को अगला टारगेट फिर ये बनाता है गांधी जी को अपना। और ये देखिए इसका जो जो नाथूराम गॉडसे होता है, ये इनका मानना ये होता है कि जो गांधी जी है ना वो हिंदू धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, हमें पूरी तरह से जो इस्लाम है उसको यहाँ से हटा देना चाहिए भारत से, और पूरी तरह से जो हमारा देश है, भारत देश है, उसको क्या कहना चाहिए, हिंदू जो राज है उसको स्थापित कर देना चाहिए। जैसे जो पाकिस्तान है उसने अपने आप को इस्लामिक बताया पूरा, कि वहाँ पर कौन सा धर्म वहाँ, क्योंकि वहाँ पर वो जो पाकिस्तान है वो सेक्युलर नहीं है, लेकिन जो हमारा देश है वो सेक्युलर है, ठीक है ना, सब धर्म है यहाँ पर, और वहाँ पर नहीं थे पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही हम करते हैं, लेकिन गांधी जी इस बात में बिल्कुल फेवर में नहीं थे। तो इसीलिए जो नाथूराम गॉडसे होता है उसको ऐसा लगता है कि जो गांधी जी की वजह से जो हमारा हिंदू धर्म है वो खतरे में पड़ रहा है, और वो क्या करता है, वो गांधी जी को जो गोली होता है, जो पिस्टल लेकर आता है और उनको 3 गोलियां मारता है, और गांधी जी के मुंह से जो आखिरी शब्द निकलते हैं वो निकलते हैं हे राम। और इस तरह से जो गांधी जी होते हैं वो हम कहेंगे कि हम सबके बीच में से चले जाते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, अब देखिए जो नाथूराम गॉडसे होता है बाद में उसको फांसी दे दी जाती है इस बात से, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि बहुत बड़ा लॉस था वो हमारे लिए, गांधी जी का इस तरह से चले जाना वो हम सबके लिए बहुत बड़ा लॉस था। नाथूराम गॉडसे थे, उनकी अपनी एक अलग सोच थी, गांधी जी की अपनी एक अलग सोच थी। इस तरह से और बहुत सारे लीडर्स रहे हैं जिनकी गांधी जी के साथ मतभेद रहे हैं, लेकिन किसी ने इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाया, क्योंकि सबका मोटिव क्या था, देश को आज़ाद कराना। और कहीं कोई ऐसे हिंदू खतरे में नहीं आ रहा था, ना कोई ऐसा मुसलमान खतरे में आ रहा था, लोगों को समझनी चाहिए थी वो बात। अब देखिए बात करते हैं हम इनके क्रिटिक्स की, जो लोग हैं वो क्यों ऐसा बताते हैं, इनको जो क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे मैंने कहा कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, अगर उसमें 10 अच्छाइयाँ हैं तो उसमें ज़रूर 2-3 बुराइयाँ भी आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। तो अब हम बात करेंगे कि गांधी जी को उनकी किन बातों पर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जब साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे तो उस समय जैसे जो ब्रिटेन वाले थे वो अपने आप को सुपीरियर बताते थे, तो वैसे ही जो गांधी जी थे वो वहाँ पर रह रहे जो इंडियंस थे उनको सुपीरियर बताते थे साउथ अफ्रीका वाले लोगों से। मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी बातों से ये चीज़ छलकती थी कि वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर बता रहे हैं। साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि जो गांधी जी थे वो कभी भी कास्ट सिस्टम को गलत नहीं बताते थे। जो जातियाँ हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है ना, वो उनको कभी भी गलत नहीं बताते थे, बल्कि उनका वो ये कहते थे बल्कि हमें क्या खत्म करना है, हमें अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। कास्ट सिस्टम तो सही है, जो जैसा काम कर रहा है उसको उस वर्ड में डाल दो, लेकिन
अनटचेबिलिटी को उन्होंने हमेशा गलत बताया। तो ये चीज़ें बहुत सारे उस समय दूसरे नेशनल लीडर थे, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, वो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि कास्ट सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी कभी इस बात को सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर एक रीज़न बनता है गांधी जी को क्रिटिसाइज करने का, जो लोग उनको करते थे। ठीक है। गांधी जी वॉज क्रिटिसाइज फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रोटेस्ट द हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह एंड राजगुरु। तीसरा ये है कि जो गांधी जी थे वो उनको बचा सकते थे, भगत सिंह को, सुखदेव को बचा सकते थे, लेकिन वो उनको फिर भी नहीं बचाते हैं। अब उस समय क्या हालात रहे हम उस बात को क्लियरली नहीं जानते हैं, लेकिन जितना हमें टेक्स्ट बुक से पता चलता है तो उससे तो हमें यही लगता है कि हाँ शायद अगर वो कोशिश करते तो वो बचा सकते थे। तो यहाँ पर एक जेन्युइन रीज़न बनता है गांधी जी को क्रिटिसाइज करने का। उसके बाद है कि इरविन डैट रिलाइज सिविल डिसोबीडियंस लीडर फ्रॉम प्रिजन एक्सेप्टेड द डेथ सेंटेंस अगेंस्ट द हाईली पॉपुलर रिवोल्यूशनरी भगत सिंह। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इरविन होता है वो गांधी जी को बोलता है कि अगर वो ये प्रॉमिस कर देते गांधी जी कि आप भगत सिंह या उनके दोस्त ऐसा कोई काम नहीं करेंगे तो वो उनको छोड़ देते हैं, लेकिन जो गांधी जी होते हैं वो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, मतलब वो किसी तरह का कोई जवाब नहीं देते हैं। जो गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कांग्रेस के अंदर थोड़ा डिक्टेटर बनने की कोशिश करते थे, वो थोड़ा अपनी चलाते थे। जैसे कि जब 1938 में जो प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है बाय वोटिंग, सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं उनको चुना जाता है, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस की जब जीत होती है और डॉक्टर जो सीतारामैया होते हैं उनको हार मिलती है, जब वो दोनों आपस में लड़ते हैं, मतलब बाय वोटिंग होता है, लड़ने का मतलब ऐसे नहीं, लेकिन उसमें जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो जीत जाते हैं। गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर जो सीतारामैया है उनकी हार नहीं हुई है बल्कि मेरी हार हुई है। तो इस वजह से जो आगे चल के जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो कांग्रेस को ही छोड़ देते हैं, अपनी सीट भी छोड़ देते हैं, प्रेसिडेंटशिप होती है उसको भी छोड़ देते हैं, साथ में कांग्रेस को भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए लगता है कि मतलब जो गांधी जी थे वो थोड़ा अपनी थोड़ी चलाने की कोशिश करते थे। व्हेन टाइम केम टू चूज पार्टी प्रेसिडेंट PM फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर सपोर्टेड सरदार पटेल एज देयर लीडर एंड वोटेड फॉर हिम, बट गांधी जी चूज जवाहरलाल नेहरू। एक लास्ट में एक पॉइंट ये भी है कि जो गांधी जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर जो सामने आ रहे थे PM के लिए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू थे। जो ज़्यादा जो लोग थे वो ये चाहते थे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो क्या बने, अगले प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है ना, वो बने प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। भारत जो आज़ाद भारत है उसकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, लेकिन गांधी जी चूज़ करते हैं जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पर भी लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, जो उस समय जो ऑल लीडर्स होते हैं जो ज़्यादा जो सपोर्ट में होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 3 ही वोट आई थी जवाहरलाल नेहरू के लिए और जो बाकी जो 12 वोट थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए गई थी, उनके फेवर में गई थी। लेकिन फिर भी गांधी जी किसको बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को बनते हैं और आगे चल के वही बनते हैं। गांधी जी का जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एक तो उस समय उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी, ठीक है, और वो जो गांधी जी थे वो ये चाहते थे कि किसी यंग लीडर को बनाए जो आगे कम से कम 10-15 सालों तक, वो कोई भी ये नहीं चाहते थे कि फिर से कुछ इलेक्शन वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ें हो जो फिर से एक जो बैलेंस है ना, जो देश की जो स्टेबिलिटी हमें बहुत सालों बाद हमने बड़ी मुश्किल से बनाई है वो ज़रा भी खराब हो। तो इसलिए वो किसी ऐसे लीडर को चाहते थे जो एक लंबे समय तक जो देश है उसको चला सके। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ऐसा बोलते हैं कि वो थोड़े एजिड भी थे और उनकी जो तबीयत है वो भी खराब रहती है, तो इसलिए वो जवाहरलाल नेहरू को चूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो यहाँ पर मैंने जो पूरी बायोग्राफी है, जो गांधी जी के काम है, उनके जो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं हम उनको जिस चीज़ के लिए, ठीक है, मैंने आपको सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैंने उनका पूरा योगदान आपके सामने रख दिया है, किस तरह से गांधी जी ने अपनी बचपन से लेके उनका बिल्कुल उनकी जो हम कहेंगे एक टाइम पीरियड जो उनकी मृत्यु तक का था, मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि हर इंसान में अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराई भी हैं, तो गांधी जी भी वैसे ही थे, लेकिन उनकी कुछ कमियों के आगे हम उनके सारी जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनको नहीं बिल्कुल भी भूल सकते और ना हमें भूलना चाहिए। चाहे वो गांधी जी हों, बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनकी भी जो बातें हैं वो हमें, उनके जो काम है वो नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको गांधी जी के बारे में जितनी भी जो डिटेल है मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर करना और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।